तांग लुओ रेन जुनचेंग की फटी हुई आंखों और कसकर बंद मुंह को देखकर सुन्न रह गई। क्या तुम बोल रहे थे? तांग लुओ ने बिना आवाज किए होंठों से पूछा। रेन जुनचेंग ने कठोरता से सख्ती से अपना सिर हिलाया और बिना नजरें हटाए उसे घूरता रहा। क्या तुम्हें सच में आदमी पसंद हैं? वह आवाज फिर से गूंजी। तांग लुओ का शरीर अकड़ गया और उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि वह अगले ही पल वहां से भागने वाली हो। अगर यह रेन जुनचेंग ने नहीं कहा था तो फिर किसने कहा था? तांग लुओ को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुकने वाली है। ओह वास्तव में, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे आदमी कैसे पसंद हो सकते हैं? उसने एक सूखी फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है, जबकि वह रेन जुनचेंग को वहां से खींचने ले जाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि उसके रेन जुनचेंग का हाथ खींचने का इंतजार किए बिना ही उसके पीछे से आ रही महक और करीब आ गई। हालांकि वह अपने पीछे खड़े इंसान को नहीं देख सकती थी, लेकिन उस शक्तिशाली आभामंडल ऑरा और दम घोंटने वाली गर्माहट ने उसे घेर लिया था, जिससे उसके लिए सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसने अपना सिर कठोर सीधा किया और रेन जुनचेंग को देखकर मुस्कुराई, चलो हमें वापस चलना चाहिए। वे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रेन जुनचेंग की मुस्कान भी जंप फीकी पड़ गई। तांग लुओ मो बोनान का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह रेन देख सकता था और उसने मो बोनान के खौफनाक डरावने हाव भाव देखे। उसे लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। चलो उइमा, अरे बाप रे! तांग लुओ को झटके से घुमाया गया और वह खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाए। जब उसकी नज़रें मो बोनान की ठंडी घूरती हुई आंखों से मिलीं, तो उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसका चेहरा थोड़ा डरावना था। वह अपने हाथ को पीछे ले जाने से नहीं रोक पाए। उसने रेन जुनचेंग को खींचने की कोशिश की ताकि वह जो दबाव घबराहट महसूस कर रही थी उसे बांट सके। तभी मो बोनान ने उसकी ओर एक नज़र डाली। रेन जुनचेंग तुरंत डरपोक बन गया, पीछे हट गया। मैं वापस जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। अगर तुम व्यस्त हो तो अपना समय लो, कोई जल्दी नहीं है। ये कहने के बाद तांग लुओ के कुछ भी बोलने का इंतजार किए बिना वह पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। ओह नहीं, राक्षसों का राजा यहाँ था। रेन जुनचेंग पहले ही काम की दुनिया प्रोफेशनल वर्ल्ड में शामिल हो चुका था, लेकिन उसने आज तक जिस किसी से भी मुलाकात की थी, किसी में भी मो बोनान जैसा ऑरा आभामंडल नहीं था। जब वह प्रकट हुआ सामने आया तो उसका आभामंडल इतना शक्तिशाली और डरावना था कि उसका विरोध करना नामुमकिन था। वह तो बस एक मोहरा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके तांग और बोनान के मामलों में दखल देने की? सभी संभावनाओं रास्तों में से वहां से भाग जाना ही सबसे अच्छी रणनीति थी। जहां तक तांग लुओ की बात है, तांग लुओ कौन थी? क्या वह इस इंसान को जानता था? नहीं, वह बस जल्दी करेगा और यहां से चला जाएगा। रेन जुनचेंग को बिना पीछे मुड़े भागते हुए देखकर तांग लुओ जम गई। उसने मन ही मन इस लड़के को कोसा जिसमें वफादारी सच्चाई का कोई एहसास नहीं था। हालांकि वह चाहे कितनी भी बुरी तरह पागलों की तरह कोस ले, वह रेन जुनचेंग के भागते हुए कदमों को नहीं रोक सकती थी। क्या मुझे तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यौन पसंद रुझान के बारे में पता लगाना चाहिए? मो बोनान ने तांग लुओ का हाथ पकड़ते हुए और उसकी ओर देखते हुए पूछा। बोनान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तांग लुओ अजीब तरह से असहज होकर मुस्कुराए, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये कैसी जगह थी? हर कोई यहाँ क्यों आ रहा था? ये कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहे थे। मैं यहाँ रात के खाने डिनर के लिए आया था और इत्तेफाक से तुम मिल गए। मो बोनान का चेहरा शांत अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो लोगों के दिलों को बेहोश कमज़ोर कर दे। इसीलिए मैंने इतना शानदार नज़ारा देखा। हम तांग लुओ फीकी हंसी हंसी। आपको गलतफहमी हुई है, ये सब एक गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? मो बोनान ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हें आदमी पसंद हैं, क्या यह एक गलतफहमी है? बेशक, तांग लुओ ने पागलों की तरह सिर हिलाया। वह सब मेरी तरफ से बोला गया एक झूठ था। तो तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? हाँ, तांग लुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, मैं मिस युआन को इस बारे में बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तांग लुओ ने घबराते हुए पागलों की तरह सिर हिलाया। बोनान भाई, बस इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मो बोनान ने उसकी ओर देखा। मिस युआन बहुत बढ़िया, शानदार है। तांग लुओ का चेहरा सुन्नत जम गया। क्या आपको मिस युआन बहुत पसंद है? ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बात यह है कि वह तुम्हें पसंद करती है, मो बोनान ने कहा। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, तांग लुओ ने सख्ती से इनकार किया। भले ही मुझे लड़कियां पसंद होती, जो कि मुझे नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। भले ही, मो बोनान ने उसके शब्दों को पकड़ लिया। इसका मतलब है कि तुम्हें लड़के पसंद हैं? तांग लुओ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी तर्क क्षमता बहुत बढ़िया थी। वह फीकी हंसी हंसी, बोनान भाई, मैं अभी छोटा हूँ। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? छोटे?
मोबोनान की आंखों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ देर के लिए उसके निचले हिस्से के एक खास हिस्से पर टिक गईं। उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। जब उसने उसकी ओर देखा तो तांग लुओ खुद को अपने पैर क्रॉस करने सिकुड़ने से नहीं रोक पाए। उसे लगभग गुस्सा ही आ गया था। वह उसे परेशान त्रास कर रहा था, है ना? इससे पहले कि वह गुस्सा होती, मोबोनान ने फिर से ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम बड़े हो गए हो और बाहर अलग रहना चाहते हो? अब तुम फिर से छोटे कैसे हो गए? तांग लुओ फीकी हंसी हंसी। खैर, चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। मेरा ध्यान अब काम और पढ़ाई पर है। जब तक मेरा कॉलेज में दाखिला नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करते हैं। इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है। उसने मोबोनान के ध्यान भटकने का फ़ायदा उठाया और अपना हाथ उसकी हथेली से बाहर खींच लिया। हे भगवान एल! उसने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसकी पकड़ सच में बहुत मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कलाई टूट ही जाएगी। जब तांग लुओ ने अपनी पतली कलाई दूर खींची तो मोबोनान खुद को अपना हाथ हिलाने से नहीं रोक पाया। उसे एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा था। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई बहुत पतली थी और उसकी त्वचा स्किन नाजुक थी। इतनी पतली वह एक लड़का कैसे हो सकती है? उसकी पलकें झुक गईं और उसकी आंखों में चल रहे विभिन्न विचारों सोच को समझना मुश्किल था। तांग लुओ ने उसकी आंखों पर ध्यान नहीं दिया और इस विषय से बचने की कोशिश की। बोनान भाई, क्या आपको कोई काम नहीं है? मुझे वापस जाना होगा, मेरे सहकर्मी यहाँ हैं। क्या तुम वापस ऑफिस जा रहे हो? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? मोबोनान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, सब हो गया है। तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस घर जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत कह दिया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पर पछताती, जीभ काटती, मोबोनान बोल पड़ा, ठीक है फिर, चलो एक साथ वापस चलते हैं। तांग लुओ 1 मिनट पहले के समय में वापस जाना चाहती थी और अपनी बात बदलना चाहती थी। मैं जा रही हूँ। तुम वापस नहीं जा रहे? वापस जा रहा हूँ। अंत में तांग लुओ केवल अपनी मेज़ पर वापस जा सकी, अपने सहकर्मियों को अलविदा कहा जो अभी भी उत्साहित थे और अपना सिर झुकाए हुए वहां से चली गई। अरे बॉस, क्या कर रहे हैं? समूह ग्रुप के एक लड़के ने रेन जुनचेंग रेन जंगकेंग को कोहनी मारी और हैरानी से पूछा, वह बिल चुकाने पे करने के बाद इतने परेशान क्यों वापस आए? क्या उन्हें लड़कियों ने परेशान त्रास किया था? रेन जुनचेंग ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बकवास लड़के ने तस्क टीएस की आवाज़ निकाली। उसका चेहरा ईर्ष्या जलन से भरा हुआ था। निश्चित रूप से ये दुनिया अभी भी केवल चेहरे लुक्स देखती है। हमारे जैसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोगों को खूबसूरत लड़कियां क्यों नहीं पूछती, पसंद करती? रेन जुनचेंग ने उसकी ओर एक अजीब कठिन भाव से देखा। ऐसा लगता है कि आहलुओं के पास लुक्स के अलावा टैलेंट प्रतिभा भी है। उनके समूह में तांग लुओ के कौशल स्किल्स सबसे अच्छे थे, वरना उसे अपना बॉस कौन मानता? हालांकि वह सबसे छोटा था, लेकिन उसका आचरण, हाव भाव और आभामंडल और साधारण नहीं था और उसकी क्षमता ताकत और भी अधिक थी। लड़के ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाया, तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो? जो लोग कमज़ोर हैं उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? बाकी लोग भी वहां आ गए और स्थिति के बारे में पूछने के बाद उन्होंने भी उसका साथ दिया और रोना धोना शुरू कर दिया। रेन जुनचेंग ने लोगों के उस समूह को एक दूसरे को गले लगाते और एक साथ रोते हुए दुनिया के अन्याय के बारे में शिकायत करते हुए देखा। वह इन लूजर्स, हारे हुए लोगों के समूह के साथ क्या कर रहा था? दूसरी ओर तांग लुओ, जिसने सभी के मिजाज मूड में उथल पुथल मचा दी थी, अपना सिर झुकाए मोबोनान के पीछे पीछे कार तक गई और सावधानी से उसके बगल में बैठ गई। इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच एक पूरी आकाशगंगा गैलेक्सी बहुत बड़ी दूरी की दूरी हो। मोबोनान ने उनके बीच की दूरी को देखा और कुछ नहीं कहा और न ही वह अपनी जगह से हिला। जब कार स्टार्ट हुई तो मोबोनान की नज़रें तांग लुओ के चेहरे पर टिक गईं। उसे यह मानना पड़ा, शुरुआत में उसने सोचा भी नहीं था कि तांग लुओ एक लड़की हो सकती है। हालांकि वह थोड़ी कमज़ोर लड़के के रूप में दिखती थी, लेकिन वह एक बहुत ही युवा और हैंडसम लड़का था। आजकल इस समाज में ऐसे कई लड़के थे और कई लड़कियों को पतले और मासूम, हानिरहित दिखने वाले लड़के पसंद थे। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि तांग लुओ एक लड़की हो सकती है। ये तो दूर की बात थी कि वह वही थी जिसे वह इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था। जब से उसे तांग लुओ के असली लिंग लड़की होने के बारे में पता चला था, उसे इसे स्वीकार करने, एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि उसकी समझ, मानसिकता को गहरा झटका लगा था। इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद उसे और भी बहुत कुछ पता चला। उसने वापस जाकर उस वीडियो को कई बार देखा। उसे बहुत संदेह, शक था, इसलिए उसे कई संदेहास्पद, शक पैदा करने वाली बारीकियां मिलीं। उदाहरण के लिए, उस वीडियो में कुछ अलग तरह का फर्नीचर, सजावट का सामान था और यह फर्नीचर कुछ महीने पहले वहां नहीं था।
फिर उसने आसपास के इलाकों के वीडियो निकलवाए और लंबे समय तक उन्हें देखने के बाद उसने उनमें तांग लुओ को ढूंढ लिया। तांग लुओ ने पहले कहा था कि वह उस समय होटल नहीं गई थी, बल्कि अम्यूज़मेंट पार्क मनोरंजन पार्क गई थी। उसने किसी से दोबारा इसकी जांच करवाई। तब उसे पता चला कि तांग लुओ उस दिन बिल्कुल भी अम्यूज़मेंट पार्क नहीं गई थी। तो इसका मतलब था कि वह झूठ बोल रही थी, वह उस दिन वाली औरत थी। तांग लुओ को बात करने के लिए एक विषय टॉपिक मिल गया। क्या आज कंपनी में बहुत काम व्यस्तता था? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह फिर से खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। वह इस तरह का सवाल क्यों पूछेगी? आज शनिवार था और कंपनी आमतौर पर बंद रहती थी। मोबोनान इतनी जोर से हंसा कि उसे अंदर ही अंदर घबराहट, पैनिक महसूस होने लगी। नहीं, कोई व्यस्तता नहीं है। ये काम का दिन, वर्किंग डे नहीं है। ऐसा नहीं है। ओह, वह क्या कह सकती थी? वह केवल खिसियानी बेवकूफ़ों जैसी हंसी हंस सकती थी। लेकिन आज मैंने एक ऐसे सवाल का हल ढूंढ लिया है जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह क्या है? तांग लुओ फिर से खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। बकवास बकवास बकवास। आज उसे क्या हो गया था? वह हमेशा ऐसी बातें क्यों कह रही थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं? इस तरह के सवाल की गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। उसकी परेशानी, झुंझलाहट को देखकर मोबोनान खुशी से हंसा। मुझे पहले एक लड़की ने धोखा दिया था। धोखा दिया? तांग लुओ की आंखें फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे इंसान हैं, कोई लड़की आपको कैसे धोखा दे सकती है? हाँ, मैं भी जानना चाहूँगा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, मोबोनान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शायद नहीं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे मेरा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया? मोबोनान ने तांग लुओ की ओर देखते हुए पूछा। तांग लुओ एक पल के लिए सुन्न रह गई, फिर उसका चेहरा पलक झपकते ही लाल हो गया। वह किस बारे में बात कर रहा था? सौभाग्य से कार के अंदर कोई लाइट नहीं जली थी और उसका लाल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तांग लुओ को कार से बाहर कूदने की तीव्र इच्छा हो रही थी। मोबोनान को आखिर हो क्या गया था? अगर यह पहले की बात होती तो वह उससे ऐसी बातें कभी नहीं कहता। मोबोनान का व्यक्तित्व, स्वभाव बहुत ठंडा, रूखा था। वह अपने माता पिता के साथ भी ज्यादा उत्साह नहीं दिखाता था। तांग लुओ के लिए मोबोनान हमेशा से रूखा रहा था, कुछ ज्यादा ही रूखा। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में जब वे एक साथ थे, वह शायद ही कभी मुस्कुराता था, तो फिर इन रंगीन, अश्लील, फ्लिटीक शब्दों को कहने की बात तो बहुत दूर थी। हालांकि अब उसमें ऐसी बातें कहने की हिम्मत आ गई थी। क्या उसकी जगह किसी नए मोबोनान ने ले ली थी? तांग लुओ का दिमाग विचारों से उलझ गया था और वह बहुत शर्मिंदा थी। सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात तो ये थी कि उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? लगता है? उसे क्या लग सकता था? वह भला क्या कह सकती थी? तांग लुओ ने गुस्से में मन ही मन कोसा और अपने मुंह का कोना खींचा, खिसियानी हंसी हंसी। ओ, मुझे नहीं पता, मैं वह नहीं हूँ। बिल्कुल, मोबोनान ने सिर हिलाया। तुम वह नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तांग लुओ ने सिर हिलाया। वह अपने कमरे में लौटी और किसी खोई हुई आत्मा, बेसुध इंसान की तरह कपड़े बदलने के बाद कुछ गहरी सांसें लीं। यह अच्छा था कि मोबोनान को उस पर शक नहीं था, लेकिन मोबोनान कैसे प्रतिक्रिया देगा, ये सोचकर ही उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया, अपने सिर को कंबल से ढका और खुद से कहा, इतना सोचना बंद करो और सो जाओ, काम पर जाना है। उसे नहीं पता चला कि वह कब सो गई, लेकिन जब वह उठी तो उसे लगा कि उसका सिर थोड़ा भारी है और उसकी नाक में थोड़ी परेशानी, बेचैनी महसूस हो रही है। सर्दी, जुकाम। एयर कंडीशनर के तापमान को देखकर वह निःशब्द रह गई। उसने तापमान इतना कम कब सेट किया था? अगर उसे जुकाम न होता तो उसे हैरानी होती। वह बिस्तर से उठी और नीचे जाने से पहले अपने कपड़े बदले। गुड मॉर्निंग। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मोबोनान को देखकर भी उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। गुड मॉर्निंग। मोबोनान ने उसकी अजीब प्रतिक्रिया को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, क्या हुआ? तांग लुओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, आज छुअल। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे छींक आ गई। इस बार मोबोनान का चेहरा भद्दा, गंभीर, चिंतित हो गया। तुम्हें जुकाम हो गया है? नहीं, आछू। यह जवाब बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था और मोबोनान ने मुंह बनाते, चिंता जताते हुए कहा, मैं डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी जांच करवाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। मोबोनान ने उसकी एक न सुनी और उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन उठा लिया। उसकी प्रतिक्रिया, रवैये को देखकर तांग लुओ केवल अपने होठों तक आए शब्दों को वापस निगल ही सकी, चुप रह गई। पहले बैठ जाओ। मोबोनान ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके लिए एक गिलास गर्म पानी डाला। इसे पी लो। तांग लुओ थोड़ी खुशामद, अच्छा महसूस हुई और उसने जल्दी से पानी का गिलास ले लिया। जैसे ही वह पानी पीने गई, उसे अपने माथे पर एक बड़ा गर्म हाथ महसूस हुआ, जिससे वह पीछे हट गई, सहम गई।
थोड़ा बुखार है, मोबोनान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सच में? उसने अपने माथे को छुआ। बस थोड़ा सा है। थोड़ा बुखार भी बुखार ही होता है। मोबोनान ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हें आज बाहर नहीं जाना चाहिए, घर पर ही रहो। लेकिन मुझे निशा बाईबीच से मिलना है, तांग लुओ ने तुरंत कहा। उसने आज अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में मिलने और बात करने के लिए निशा शर्मा के साथ समय तय किया था। हालांकि गॉड लुओ स्ट्रीमिंग टीवी और गॉड फैंग शॉर्ट वीडियोस दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन वे वहीं नहीं रुक सकते थे। वे भले ही अभी अच्छी तरह से विकसित हो रहे हों, तरक्की कर रहे हों, लेकिन उनकी नींव मजबूत नहीं मानी जाती थी। अगर कुछ हो गया तो उन्हें कुचलना, बर्बाद करना आसान होगा। उन्हें खुद को और अधिक विविध अलग अलग क्षेत्रों में बनाना था, अधिक पूंजी कैपिटल हासिल करनी थी और किसी भी तूफान मुसीबत का सामना करने के लिए एक मजबूत नींव बनानी थी। इसके अलावा वह खुद में भी और ताकत चाहती थी। भविष्य में चाहे जो भी हो, अगर उसके पास पर्याप्त पैसा होगा तो वह दूसरों के सामने झुके दबे बिना जो चाहे कर सकती थी। निशा शर्मा, मोबोनान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह बहुत खुश नहीं था। दूसरे लोग निशा शर्मा को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसे निशा शर्मा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसका कोई क्रश नहीं था। बेशक निशा शर्मा को भी उसकी अच्छी राय की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह भी उसकी कोई प्रशंसक फैन नहीं थी। इसलिए यह एक अच्छी स्थिति थी कि वे दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। कम से कम उनके बीच कोई रोमांस प्रेम प्रसंग नहीं होगा, जो कि सभी के लिए अच्छा था। इससे पहले मोबोनान निशा शर्मा से काफ़ी नाराज़ था और उसे लगता था कि वह कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती थी। हालांकि तांग लुओ के लिंग असली पहचान को जानने के बाद वह समझ गया कि निशा शर्मा का ऐसा रवैया क्यों था। निशा शर्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खड़ी होने, उसका साथ देने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। बेशक उसने अपनी धारणा इम्प्रेशन को कितना भी बदल लिया हो, वह उसके निशा के बारे में कुछ भी रोमांटिक प्रेमपूर्ण नहीं सोचेगा। हाँ, तांग लुओ का सिर थोड़ा चकरा रहा था और उसकी नाक थोड़ी बंद थी। हमने आज मिलने का समय तय किया था। निशा शर्मा बहुत व्यस्त थी। वह एक बड़ी स्टार थी। हालांकि वह जिन विभिन्न गतिविधियों इवेंट्स में भाग लेती थी वे उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी और काफ़ी सुरक्षित होते थे, फिर भी उसे हर जगह उड़ान भरनी जाना पड़ती थी। जिन दिनों उसे उड़ान नहीं भरनी होती थी वह घर पर कियाओ यानेजू के साथ रहती थी। इसलिए वे दोनों हमेशा नहीं मिल सकते थे। इसलिए उसे आज की अपॉइंटमेंट मुलाकात के लिए उससे मिलना ही था, वरना उसे नहीं पता था कि वह निशा शर्मा से कब मिल पाएगी। चलो समय बदल देते हैं, मोबोनान ने कहा। वह एक आदेश देने वाले, हुक्म चलाने वाले लहजे का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तांग लुओ की थोड़ी नम आंसू भरी आंखों को देखकर उसका लहजा बहुत नर्म हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम भाग दौड़ करोगी तो क्या ये और ज़्यादा गंभीर खराब नहीं हो जाएगा? तांग लुओ मुरझा निराश हो गई। लेकिन इस हालत में तुम क्या बात कर सकती हो? मोबोनान का लहजा नर्म था। अगर तुम सच में उससे मिलना चाहती हो तो बस उसे घर आने दो। इस बात ने तांग लुओ को सुन्न कर दिया। उसे यहाँ आने दून। हाँ, मोबोनान ने सिर हिलाया। अगर तुम बाहर नहीं जा सकती तो बस उसे यहाँ बुला लो। इसके अलावा क्या वह एक स्टार नहीं है? बाहर भीड़ द्वारा घेरे जाना आसान है। मोबोनान की बातें इतनी समझदारी भरी तार्किक थीं कि तांग लुओ उनका खंडन नहीं कर सकी। वह बुदबुदाई, क्या ये ठीक रहेगा? इसमें क्या ठीक नहीं है? तुम बस उसे फ़ोन कर सकती हो। तांग लुओ ने उलझन में फ़ोन उठाया और कॉल किया। फिर निशा शर्मा भी राज़ी हो गई। तुम्हें बुखार है? निशा शर्मा जल्दी से पास आए। बिस्तर पर लेटी एक बीमार तांग लुओ को देखकर वह दंग रह गई। क्या तुम्हें बुखार है या तुम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो? निशा शर्मा ने तांग लुओ को ढके हुए रजाई कंबल को देखा, उसका चेहरा उलझन से भरा था। तांग लुओ भी निःशब्द थी। मुझे बस थोड़ा सा बुखार है। हालांकि मोबोनान ने उसे बिस्तर पर लेटने को मजबूर किया था और आराम करने के लिए कहा था। उसने ये भी कहा था कि वह इसलिए बीमार पड़ी क्योंकि वह आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती थी और अपना ख्याल नहीं रखती थी। तांग लुओ के पास पलटकर जवाब देने, विरोध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी चुपचाप रूप से बिस्तर पर लेट सकती थी और कई रजाइयों से ढकी जा सकती थी, जिससे उसका दम घुटने लगा था। निशा शर्मा ने नी शब्द होकर अपना सिर हिलाया, फिर उसकी नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस है। निशा शर्मा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं तुम्हें कुछ दवाई दूंगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तांग लुओ ने हुंकार भरते हुए शिकायत की, मेरा सारा तनाव तुम्हारे ही अत्याचारों, काम के दबाव की वजह से है। हाँ, निशा शर्मा जोर से हंसी और उस पर अपनी एक भौं उठाए। ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दबाव, तनाव निश्चित रूप से मेरी तरफ से नहीं आ रहा है। तांग लुओ का चेहरा लाल हो गया था और यह बता पाना असंभव था कि यह बुखार से तपकर लाल हुआ था या शर्माने की वजह से।
तुम्हारे दबाव के अलावा मुझे और कौन दबाव दे सकता है? तुम्हारी याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं लगती। निशा शर्मा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। पहले मुझे किसने बताया था कि वह लगभग पागल ही हो गई थी। तांग लुओ का चेहरा और भी लाल हो गया। मुझे याद है, जब शुरुआत में बहुत मुश्किलें थीं, तब किसी ने शिकायत नहीं की थी कि बहुत तनाव है। अब जब कंपनी सही रास्ते ट्रैक पर है और इतने सारे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो इस समय कोई तनाव में कैसे हो सकता है? निशा शर्मा ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और रक्षात्मक मुद्रा में अपनी छाती पर हाथ बांध लिए। मैं इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लूंगी। तांग लुओ ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काफ़ी देर बाद उसने आह भरी। ठीक है, मैं मानती हूँ। ये तनाव तुम्हारी वजह से नहीं है। मैं जानती हूँ। निशा शर्मा हंसी। एक खास हैंडसम आदमी के अलावा तुम्हें और कौन तनाव दे सकता है? उफ्तांग लुओ चिल्लाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे को चिढ़ा परेशान कर रही हो, लेकिन मुझे कोई समाधान रास्ता नहीं दे रही हो। कल रात जब वह सो रही थी, तो उसका दिमाग मोबोनान के ख्यालों से भरा था, ये सोचते हुए कि क्या सच में उसे सच्चाई का पता चल गया है। उसे डर था कि कहीं उसे सच्चाई का पता न चल जाए, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं वह किसी गलत इंसान को न समझ बैठे। पूरी रात वह उलझन में करवटें बदलती रही और ठीक से सो ही नहीं पाए। एयर कंडीशनिंग भी बहुत कम ठंडा था, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गई। निशा शर्मा ने उसकी बाँह थपथपाई। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद ही अपने लिए फैसला लेना होगा। भावनाएं एक ऐसी चीज़ थी जिन्हें केवल वही लोग संभाल सकते थे जो इसमें शामिल हों। वह जो कर सकती थी वह ये था कि जब तांग लुओ को कोई समस्या हो तो वह उसके पीछे खड़ी रहे और उसका साथ दे, ताकि वह जान सके कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसकी मदद करेगी। तांग लुओ भावुक हो गई और उसने निशा शर्मा की ओर देखा। हाँ, मैं इसे सुझाने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा भले ही तुम यह मान भी लो, कबूल कर लो, तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। निशा शर्मा ने उसे सलाह दी। वैसे भी अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम किस बात से डर रही हो? पहले तांग लुओ लगभग पूरी तरह से मो परिवार के सहारे पर निर्भर थी, इसलिए उसमें उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अब उसके पास पैसा था। भले ही वह उन्हें छोड़ दे, फिर भी उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। पैसे का मतलब था कि वह जो चाहे कर सकती थी। जहां तक कंपनी की बात है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, निशा शर्मा ने फिर से कहा। तांग लुओ ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं जानती हूँ। मोबोनान को पता चला कि निशा शर्मा के आकर मिलने के बाद तांग लुओ बदल गई थी। मोबोनान ने गौर किया कि तांग लुओ पहले कुछ संवेदनशील सेंसिटिव विषयों पर बात करते समय घबराई हुई थी, लेकिन निशा शर्मा आने के बाद उसने अपना आपा संयम वापस पा लिया था। बल्कि वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। मोबोनान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या गुस्सा हो। तांग लुओ पर निशा शर्मा का बहुत अधिक प्रभाव असर था। हालांकि वह निशा शर्मा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता था। अगर उसने निशा शर्मा के बारे में एक भी बुरी बात कहने की हिम्मत की, तो तांग लुओ निश्चित रूप से उसे घूर कर देखेगी। इसके जवाब में नतीजतन मोबोनान को बात करने के लिए केवल कियाओ यानज्यू ही मिल सका। क्या निशा शर्मा आहलुओ के कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है? मोबोनान ने गहरी गंभीर आवाज में पूछा। दूसरी ओर फोन आने पर कियाओ यानज्यू भी थोड़ा हैरान था। मोबोनान का कबूलनामा कन्फेशन सुनने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच में, ये तो अच्छी बात है। क्या वे अच्छे दोस्त नहीं हैं? मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। मोबोनान का दिल जोर से धड़का और उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे कुछ ज्यादा ही करीब हैं? आखिरकार पुरुष और महिलाएं इतने करीब नहीं होते। बिल्कुल नहीं। कियाओ यानज्यू हल्के से हंसा। मैं कोई क्षुद्र छोटी सोच वाला इंसान नहीं हूँ। मोबोनान ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अब मुझे पता चला कि मास्टर कियाओ यानज्यू कितने उदार दरियादिल हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। कियाओ यानज्यू ने बिना शर्माए उसकी तारीफ स्वीकार कर ली। आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। फिर उसने मोबोनान को सलाह दी, कभी कभी बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, वरना सामने वाले दूसरे पक्ष में आसानी से विद्रोही मानसिकता, बगावत की भावना पैदा हो जाएगी। आजकल युवाओं को केवल अच्छा व्यवहार पसंद है। उन्हें दिमागी खेल, माइंड गेम्स खेलना पसंद नहीं है। कियाओ यानज्यू की खुशी से भरी डींगे शेखियां सुनकर मोबोनान का दिल टूट गया। वह हताश हो गया। क्या ऐसा है? बेशक, कियाओ यानज्यू ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम आहलुओं के बारे में जानते हो? बेशक मैं जानता हूँ। ओम बेशक नहीं, कियाओ यानज्यू के मुंह से निकल गया। फिर उसने तुरंत इनकार कर दिया। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसके विपरीत, क्या तुम उसके भाई नहीं हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मोबोनान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उसका भाई हूँ। मुझे उसे बेहतर जानना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। मैं अब फोन रखता हूँ। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया।
इस कॉल ने उसके लिए कई चीज़ों की पुष्टि कन्फर्म कर दी थी। कियाओ यानजू तांग लुओ की असली पहचान जानता था। इसके बारे में सोचकर वह गुस्से से लगभग पागल ही हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को तांग लुओ की पहचान के बारे में पता था और केवल वह अकेला था जिसे अंधेरे धोखे में रखा गया था। हालांकि अपने प्रति तांग लुओ के विरोध रेजिस्टेंस के बारे में सोचकर वह केवल आह ही भर सका। जब उसने कियाओ यानजू की बातों के बारे में सोचा तो वह सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने एक बार फिर कियाओ यानजू को फ़ोन किया। कियाओ यानजू उलझन में था। वह और मो बोनान इतने करीब कब आ गए? उसने कल ही तो फ़ोन किया था और आज फिर से। ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास बात करने के लिए कुछ है ना? मैं किसी इंसान को खुश कैसे करूं? मो बोनान के सवाल ने कियाओ यानजू को एक पल के लिए सुनना हैरान कर दिया और फिर वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी के कारण मो बोनान का चेहरा स्याह गंभीर पड़ गया, लेकिन फ़ोन करने के कारण के बारे में सोचकर वह केवल इसे सह बर्दाश्त कर ही सका। उसने अपने दांत पीसे और पूछा, क्या पुराने जिले का निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन प्रगति पर नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? आखिरकार हमारे मो परिवार के पास जी सिटी में कुछ संसाधन रिसोर्सेज हैं। इन शब्दों ने कियाओ यानजू की मुस्कान को और गहरा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मो बोनान को आखिरकार ज्ञान अकल आ गया है। मुझे यह मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह एक विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। सही कहा, फ़ायदे का सौदा। कियाओ यानजू और भी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वास्तव में तुमने आज जो किया है उससे तुमने इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। मो बोनान ने विचार किया, सच में? हाँ, चाहे वे कोई भी हों, उनकी इच्छाओं को पूरा कैटर करने से एक अलग परिणाम मिल सकता है। जब तक वे जानते हैं कि दूसरों की इच्छाओं को कैसे पूरा करना है तो कौन सफल नहीं होगा। कियाओ यानजू को जिस बात का एहसास नहीं था वह ये था कि जब वह मो बोनान को दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना सिखा रहा था तो उसी समय निशा शर्मा की भी इच्छाएं पूरी की जा रही थीं। कियाओ हाओमिंग को देखकर निशा शर्मा के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। निशा शर्मा को देखते ही कियाओ हाओमिंग बहुत खुश हो गया। हालांकि उसे निशा शर्मा की पिछली चेतावनी अभी भी याद थी, इसलिए उसने उसे इतनी घनिष्ठता करीब से बुलाने की हिम्मत नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा शर्मा ने सख्ती से अपनी भौहें सिकुड़ी और उनके बीच दूरी बनाते हुए एक कदम पीछे हट गई। कियाओ हाओमिंग को आखिरकार याद आ गया कि वह किस लिए आया था और उसने तुरंत पूछा, मैं ये पूछने आया था कि तुमने वी का एंडोर्समेंट विज्ञापन क्यों ठुकरा दिया? वी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? निशा शर्मा का चेहरा ठंडा सख्त था। वी एक स्किनकेयर, त्वचा की देखभाल और कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधन कंपनी थी जो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था। हालांकि यह कोई शीर्ष टॉप लग्जरी ब्रांड नहीं था, लेकिन फिर भी इसे फर्स्ट ईयर प्रथम श्रेणी का ब्रांड माना जाता था। वी का प्रभारी इंचार्ज व्यक्ति पहले उससे एंडोर्समेंट के बारे में बात करने आया था, लेकिन उसे मना अस्वीकार कर दिया गया था। निशा शर्मा अन्य कंपनियों के उत्पादों प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं करना चाहती थी। अब उसकी त्वचा के इतने अच्छे होने का कारण ये था कि वह अपनी खुद की होंग्यान यूथ ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती थी, न कि किसी अन्य ब्रांड के उत्पादों का। इसके अलावा वे जल्द ही होंग्यान यूथ लॉन्च करने वाले थे। वह उस उत्पाद का विज्ञापन करने का इंतजार कर रही थी, तो वह अन्य स्किनकेयर कंपनियों का विज्ञापन कैसे कर सकती थी? हालांकि अन्य ब्रांडों का विज्ञापन करने के लिए एंडोर्समेंट फीस पैसे मिलना उसके लिए अच्छा होता, लेकिन उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें ये कैसे पता चला? निशा शर्मा ने तुरंत इस समस्या पर ध्यान दिया। इस बात से कियाओ हाओमिंग का क्या लेना देना था? यह एक मौका अवसर है जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। कियाओ हाओमिंग थोड़ा परेशान नाराज था क्योंकि निशा शर्मा ने इस मौके को ठुकरा दिया था। क्या तुम जानती हो कि यह मौका कितनी मुश्किल से मिलता है? कियाओ हाओमिंग कड़वाहट निराशा से भर गया था। मैंने देखा था कि तुम्हारे पास इस तरह के बहुत कम एंडोर्समेंट हैं। निशा शर्मा ने अब कुछ और एंडोर्समेंट विज्ञापन ले लिए थे, लेकिन वह हर जगह नहीं छाई हुई थी या हर जगह बेनकाब प्रदर्शित नहीं हो रही थी। वह बस अपनी वर्तमान स्थिति रुतबे के हिसाब से प्रचार प्रमोशंस कर रही थी। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि वह उन ब्रांडों का विज्ञापन नहीं कर रही थी जो स्किनकेयर और मेकअप पर केंद्रित थे। कितने अफसोस की बात थी, अभिनेत्रियां मेकअप और स्किनकेयर उत्पादों का विज्ञापन करती थीं, और अगर वह ऐसा नहीं करती तो ये कितना बड़ा नुकसान था। इसलिए कियाओ हाओमिंग ने निशा शर्मा के लिए इस कंपनी को चुना था, बस ये देखने के लिए कि निशा शर्मा ने इसे ठुकरा दिया। निशा वी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। उनकी कंपनी की प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन, ब्रांड एम्बेसडर बनना निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कियाओ हाओमिंग गंभीर दिख रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से निशा शर्मा ने उसके इस नेक इरादे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा।
इसके अलावा इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियाओ हाओमिंग में ये सोचने की हिम्मत कहाँ से आई कि वह उसके लिए एक विज्ञापन हासिल करके उसे खुश कर सकता है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसने इस एंडोर्समेंट को ठुकरा दिया था, वरना उसे उसका एहसान मानना पड़ता। ये कितना घिनौना बुरा होता। उसे यकीन था कि अगर उसने एंडोर्समेंट ले लिया होता तो कियाओ हाओमिंग ने खुद को उसके रक्षक मसीहा के रूप में पेश किया होता, और यह बहुत ही घृणित घिनौना होता। बेशक अगर ऐसा सच में होता तो वह एंडोर्समेंट स्वीकार करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध तोड़ना पसंद करती। सौभाग्य से उसे इस सब से नहीं गुजरना पड़ा। निशा कियाओ हाओमिंग की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह किसी ऐसे बच्चे से बात कर रहा हो जो अनुचित बेमतलब की जिद कर रहा हो। चूंकि तुम अब एक स्टार हो, तुम्हें अपने भविष्य के विकास तरक्की के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुम केवल हुआ देश ही अपना विकास करना चाहती हो। वी सच में बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्या लड़कियों को उनके उत्पाद पसंद नहीं हैं? अगर तुम उनकी प्रवक्ता बन जाती हो तो तुम उनके उत्पादों का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें खुद खरीद सकूं? निशा शर्मा ने ठंडी हुंकार भरते हुए कहा। नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। कि कियाओ हाओमिंग चिंतित घबरा हो गया। मैं बस ये कहना चाहता था। बस करो, निशा शर्मा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे जो चाहिए वह मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? निशा शर्मा को इतनी जिद पर अड़े देखकर कियाओ हाओमिंग को लगने लगा कि वह अपनी इस जिद अड़ियलपन की वजह से खूबसूरत लग रही थी। वह वास्तव में वही थी जिसे वह चाहता था और वह इसके लायक थी। क्या तुम्हारा घूरना देखना हो गया? उसकी आंखों के भाव को देखकर निशा शर्मा ने इतनी जोर से अपनी भौहें सिकुड़नी कि उसका मन किसी को मुक्का मारने का करने लगा। निशा, मैं जानता हूं कि तुम इस एंडोर्समेंट विज्ञापन को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार हम परिवार हैं। रुको, निशा शर्मा का मुंह फड़का कसा। तुम्हारा परिवार कौन है? कियाओ हाओमिंग हंसा और निशा शर्मा की ओर बढ़ा। अब शर्माओ मत। अगले ही सेकंड उसकी मुस्कान जम गई, क्योंकि कहीं से अचानक एक चाकू निकलकर उसकी गर्दन पर आ टिका था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने थोड़ी भी लापरवाही की तो चाकू उसकी गर्दन चीर काट देगा। कियाओ हाओमिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम क्या कर रही हो? अगले ही सेकंड चाकू गायब हो गया। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं तुमसे पक चुकी, तंग आ चुकी हूँ। निशा शर्मा ने अपने मुंह का कोना घुमाया, मुस्कुराए। इसके अलावा यह एंडोर्समेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुझे किसी ब्रांड का विज्ञापन करना ही है तो मेरे पास कई विकल्प ऑप्शंस हैं। इस तरह की बातों से मुझे हंसाने, मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है? निशा शर्मा की उदासीन, परवाह न करने वाली आंखों को देखकर कियाओ हाओमिंग को एहसास हो गया कि वह जो कह रही थी वह सच था। तुम चुप रहो। निशा शर्मा ने उस पर एक नज़र डाली और फिर उसके पास से गुजर निकल गई। निशा, वह अनजाने में उसका हाथ खींचना चाहता था, लेकिन वह किसी ईल मछली की तरह फिसलकर निकल गई। उसे जाते हुए देखकर कियाओ हाओमिंग की भावनाएं, मनस्थिति बहुत जटिल, उलझी हुई थीं। जब वह अपना सिर झुकाए घर लौटा तो वह बहुत निराश, हताश लग रहा था। क्या हुआ? कियाओ वेयू उसके पास आया। तुम इतने बेजान उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुमने वह काम कर लिया? कियाओ हाओमिंग इस बार कियाओ वेयू की मदद से ही वी कंपनी को निशा शर्मा से एंडोर्समेंट मांगने के लिए राजी कर पाया था। कियाओ ग्रुप से बाहर निकाले जाने से पहले कियाओ वेयू के पास इस तरह का कोई नेटवर्क, जान पहचान नहीं था। आखिरकार हर कोई जानता था कि उसके पास बहुत कम ताकत, हैसियत है और उससे दोस्ती करना समय की बर्बादी थी। व्यापार की दुनिया, बिजनेस वर्ल्ड में हर किसी के पास बात समझने का अपना कोई न कोई तरीका होता था और सभी लोग बहुत चतुर, समझदार थे। हालांकि कियाओ ग्रुप छोड़ने और ज़ोउ झेंग तथा अन्य लोगों के साथ काम करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कियाओ वेयू की जिंदगी में दूसरी बहार, सेकंड स्प्रिंग आ गई हो। विभिन्न संबंधों, रिश्तों के माध्यम से वह मजबूत वित्तीय संसाधनों, पैसे वाले कई लोगों से मिला। वी कॉर्पोरेशन उन्हीं साझेदारों, पार्टनर्स में से एक थी जिनसे वह मिला था। इसलिए जब उसे पता चला कि कियाओ हाओमिंग निशा शर्मा को पाना चाहता है तो उसने कई तरकीबों, आइडियाज से मदद की। निशा शर्मा एक स्टार थी। एक स्टार बेशक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, अहम चीज़ होती है। कियाओ वेयू का किसी भी प्रोडक्शन टीम, फिल्म, टीवी बनाने वालों से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उसके लिए एक एंडोर्समेंट विज्ञापन का इंतजाम करना अभी भी संभव था। उसका मानना था कि टॉप शीर्ष सुपरस्टार को छोड़कर कोई भी स्टार वी का निमंत्रण, ऑफर मिलने के बाद पूरी तरह से खुशी से पागल, उत्साहित हो जाएगा। आखिरकार वी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था। अगर कोई उनका ग्लोबल स्पोक्सपर्सन, वैश्विक प्रवक्ता बन जाता तो उसकी पहचान, लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती। अंततः दूसरे देशों के लोग भी जानने लगते कि वे कौन हैं। कई सालों तक महिलाओं के साथ समय बिताने, परिश्रम करने के कारण कियाओ वेयू अभी भी उन्हें खुश करने, लुभाने में बहुत माहिर था।
इसलिए उसने कियाओ हाओमिंग को सुझाव दिया कि वह निशा शर्मा को एक एंडोर्समेंट का प्रस्ताव दे। जब निशा शर्मा एंडोर्समेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेगी तो वह इस सौदे डील में अपनी भूमिका उजागर कर सकता था और वह उसे आसानी से लुभा आकर्षित कर सकेगा। यह उसे पैसा और शोहरत नाम दोनों देने जैसा ही था। हालांकि कियाओ हाओमिंग की प्रतिक्रिया हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने मना कर दिया। निशा शर्मा की प्रतिक्रिया को याद करते हुए कियाओ हाओमिंग का चेहरा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसे निशा शर्मा का वह चाकू याद आया जो छिपा हुआ था और अचानक कहीं से सामने आ गया था, तो उसे अपनी खोपड़ी सिर में झंझनाहट महसूस हुई। इतनी सुंदर लड़की के पास एक धारदार हथियार था। मना कर दिया। कियाओ वेयू हक्का बक्का रह गया। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? कियाओ वेयू की हैरानी को देखते हुए कियाओ हाओमिंग ने बेबसी भरे भाव से अपना सिर हिलाया। हाँ, उसने मना कर दिया, वरना वह आज इतनी जल्दी उसके पास नहीं गया होता। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह इस बात से अनजान है कि यह प्रस्ताव क्या मायने रखता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खूंखार गुस्सैल होगी। यह क्या चल रहा है? कियाओ वेयू बहुत हैरान था। जिन लड़कियों से उसका संपर्क हुआ था, अगर उन्हें स्किन केयर उत्पादों या कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधनों का एक सेट भी दे दिया जाता तो वे खुशी से मर ही जातीं। अगर उन्हें स्टार बनने का मौका दिया जाता तो वे और भी ज्यादा उत्साहित हो जातीं। तो फिर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एंडोर्समेंट विज्ञापन की तो बात ही छोड़िए जिसका वे अभी सामना कर रहे थे। निशा शर्मा ने मना कर दिया। ये बहुत अजीब था। उसने बस मना कर दिया। कियाओ हाओमिंग खोया हुआ परेशान था। उसने कहा कि उसके पास और भी विकल्प ऑप्शंस हैं। और विकल्प? कियाओ वेयू जोर से हंस पड़ा। वह तुम्हारे सामने भाव खा रही है, मुश्किल से मिलने का नाटक कर रही है। क्या तुमने उसे पहले बता दिया था कि यह तुमने किया है? नहीं, उसे पता नहीं होना चाहिए। असंभव। कियाओ वेयू निश्चित आश्वस्त था। उसे जरूर पता होगा कि यह एंडोर्समेंट तुमने उसके लिए हासिल किया है, इसीलिए वह इतना घमंड दिखा रही है। उसने इतनी सारी लड़कियों के साथ समय बिताया था तो वह उनके स्वभाव व्यक्तित्व को कैसे नहीं समझ सकता था। निशा शर्मा जरूर आरक्षित भाव खाने का होने का नाटक कर रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वह ये जानती है। कियाओ वेयू को इतना यकीन था कि कियाओ हाओमिंग थोड़ा हिचकिचाने लगा था। वी ने उसे नहीं बताया होगा, है ना? हालांकि निशा शर्मा को अब पता चल गया था। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि कियाओ वेयू बहुत आश्वस्त था और उसने उसे एक तरकीब आइडिया दी। वास्तव में उससे हाँ कहलवाने के लिए 2 बार और जाना अच्छा रहेगा। लड़कियों को मुझे यह नहीं चाहिए वाला यह खेल खेलना पसंद होता है। अपने पिता की बातों से कियाओ हाओमिंग चुप हो गया। क्या ये सच में संभव है? मुझ पर विश्वास करो, ये सच है। कियाओ वेयू ने अपने बेटे को एक सलाह टिप दी। जब महिलाएं नहीं कहती हैं तो उनका मतलब हाँ होता है। कियाओ हाओमिंग को थोड़ा संदेह शक था। निशा शर्मा के स्वभाव को देखते हुए जब उसने नहीं कहा तो उसका मतलब नहीं ही था, है ना? चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो, इतने अच्छे और इतने हैंडसम। हर लड़की तुम्हें पसंद करेगी। कियाओ वेयू ने अपने बेटे का कंधा थपथपाया। आगे बढ़ो, ये निश्चित रूप से संभव है। अपने पिता से प्रोत्साहित हिम्मत पाकर होकर कियाओ हाओमिंग ने फिर से अपना साहस बटोरा। हाँ, तो अगले दिन निशा शर्मा को पता चला कि वी एशिया का प्रमुख हेड फिर से आ गया है और अभी भी एंडोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है। निशा शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या उसने पहले ही मना नहीं कर दिया था? पान यान भी हैरान था। वी बहुत गंभीर ईमानदार लग रहा है। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। पान यान ने उसकी ओर कसी हुई मजबूत मुस्कान के साथ देखा और मन ही मन रोने लगा। निशा शर्मा कभी कभी बहुत बेफिक्र निश्चिंत रहती थी। ब्लैकमेलिंग का सामना करने पर भी वह कंपनी के जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस पीआर विभाग को परेशान किए बिना खुद ही पलटवार कर सकती थी। हालांकि कभी कभी वह बहुत निराशाजनक परेशान करने वाली भी होती थी। उदाहरण के लिए अभी वी बहुत अच्छी कंपनी थी और उन्होंने उससे 2 बार पूछा था। उन्होंने अभी तक उससे 3 बार नहीं पूछा था, लेकिन उनका ये रवैया पहले ही बहुत कुछ बयां कर रहा था। फिर भी उसने मना कर दिया। वह दरवाजे पर चलकर आए पैसों को नहीं कह रही थी। कितने अफसोस की बात है। पान यान ने अफसोस जताते हुए भी निशा शर्मा के फैसले का सम्मान किया। जब इतनी मजबूत ताकतवर कलाकार की बात आती है तो उसका सम्मान न करना असंभव था। तो फिर मैं इसे मना कर देता हूँ। ठीक है। पान यान बाहर गया और इस बारे में दूसरे पक्ष वी के लोगों से बात की। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा और यह कहेगा कि वह निशा शर्मा से मिलना चाहता है। कुछ और न कर पाने की स्थिति में पान यान केवल निशा शर्मा को ही बाहर आने के लिए कह सका। वी का प्रभारी एम देश कंट्री एम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह बहुत ही पेशेवर प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र भाव थी। निशा शर्मा को बहुत असहज महसूस हुआ।
नमस्ते मिस शिया, मेरा नाम विल्सन है, उसने टूटी फूटी कमज़ोर चीनी भाषा में उसका अभिवादन किया। नमस्ते, निशा शर्मा एम ने भी विनम्रता से उसका अभिवादन किया। मिस शिया, आपको मेरी इस बार की यात्रा आने के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। विल्सन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हम बहुत गंभीर ईमानदार हैं। मैं जानती हूँ, मैं आपके भरोसे की सराहना करती हूँ, निशा शर्मा मुस्कुराए। हालांकि मेरी अपनी योजनाएं, प्लान्स भी हैं। मुझे सच में खेद है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। विल्सन ने उसकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कीमत पैसे आपको कम लग रही है? नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। आपकी कंपनी ने जो कीमत पेश की वह बहुत उपयुक्त सही थी। मैं अपनी खुद की योजनाओं के कारण ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि वह वीक वे के साथ सहयोग काम नहीं करेगी, लेकिन किसी को भी नाराज अपमानित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने सब कुछ अपनी व्यक्तिगत निजी योजनाओं का नाम देकर समझाया। अगर वह समझदार होता तो उसे पीछे हट जाना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से उम्मीद के विपरीत विल्सन वहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किस तरह की निजी योजना? निशा शर्मा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। माफ़ कीजिए, ये निजी प्राइवेट है। वह ये तो नहीं कह सकती थी कि वह अपने खुद के ब्रांड होंग्यान यूथ का विज्ञापन एंडोर्समेंट करने वाली थी, है ना? क्या ऐसा है? विल्सन ने अपना सिर हिलाया। निशा शर्मा को लगा कि वह वहीं रुक जाएगा, लेकिन उसने धीमी आवाज़ में कहा, मिस शिया, मैं आपको इस सहयोग कोलैबोरेशन प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह देता हूँ। निशा शर्मा ने अविश्वास हैरानी से उसकी ओर देखा। वास्तव में आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह एंडोर्समेंट कैसे आया है। विल्सन ने मुझे सब पता है वाले भाव के साथ उसकी ओर देखा। पहली बार मना करना ठीक है, लेकिन अगर आप हमें फिर से ठुकराती हैं तो ये सही नहीं है। हर किसी को तीसरा मौका नहीं मिलता। निशा शर्मा एक पल के लिए सुन्न रह गई और कुछ देर बाद ही वह समझ पाई कि उसका क्या मतलब था, और वह गहरी सांस लेते हुए हंसने लगी। माफ़ कीजिए, मैं सच में मना कर रही हूँ। वह मुस्कुराए। आपकी कंपनी का उत्पाद प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, लेकिन यह मेरी पसंदीदा शैली स्टाइल नहीं है, इसलिए मैं इस सहयोग को नहीं लूंगी। विल्सन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई नासमझ बच्चा हो और तस्क की आवाज़ निकाली। मिस शिया, हालांकि हमारी कंपनी दुनिया की शीर्ष टॉप ब्रांड नहीं है, लेकिन हम जल्द ही उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। हमारी प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन बनना आपके लिए अच्छा रहेगा। निशा शर्मा ने अपनी बेताबी झुंझलाहट को रोके रखा और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं समझती हूँ। आपकी इस दयालुता कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सच में इसकी ज़रूरत नहीं है। विल्सन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, अगर आप हमारी कंपनी की प्रवक्ता बन जाती हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम आपके वर्तमान स्तर रुतबे के साथ मिस्टर कियाओ की मदद के बिना हमारी कंपनी के साथ काम करना असंभव है। उसके इस घमंड और एहसान जताने वाले लहजे को सुनकर निशा शर्मा झल्ला गई और हंस पड़ी। क्या वी का हर व्यक्ति ऐसा ही अजीब सन की था? चाहे ये जो भी नेक काम एहसान हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वह खड़ी हो गई। माफ़ कीजिए, मुझे कुछ काम है। विल्सन भी खड़ा हो गया और अपनी आंखों में दया का भाव लिए उसे नीचा दिखाने वाले अंदाज में देखने लगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको अपनी श्रेणी स्तर में हमारी कंपनी से बेहतर एंडोर्समेंट नहीं मिलने वाला है। और उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था, जो एक उचित सीधी धमकी को दर्शा रहा था। क्या ऐसा है? निशा शर्मा ने अपने मुंह का कोना मोड़ा, मुस्कुराए। तो मैं आपकी कंपनी की बहुत सफलता की कामना करती हूँ। ये देखकर कि वह राजी नहीं हुई है, विल्सन का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपना हाथ हिलाया। मैं आपके करियर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, गुड लक। ये कहने के बाद वह नाखुशी से वहां से चला गया। उसने सोचा था कि इस समय तक निशा शर्मा सहमत हो जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत उसे इस तरह से टाल मना कर देगी। धत तेरे की, यह क्या बकवास है? वी का प्रमुख हेड ऐसा कैसे हो सकता है? कितना घमंडी है। किनारे खड़ा पानयान पैनयान अंततः खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। वह गुस्से में लग रहा था। पानयान विल्सन एल पर बहुत गुस्सा था। क्या घमंडी अकड़ वाला रवैया था। कोई भी सहयोग कोलैबोरेशन काम निश्चित रूप से तभी संभव था जब दोनों पक्ष साइड्स इसके लिए तैयार हों। हाँ, निशा शर्मा एम ने मना कर दिया था, लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं कहा था। उसका रवैया ठीक था, लेकिन विल्सन का रवैया सच में बहुत ही घृणित बुरा था। उसे लगता है कि उन्होंने मेरे पास आकर मुझ पर कोई एहसान किया है, अपनी शान घटाई है, और वह भी 2 बार, और मैंने उन्हें दोनों बार मना कर दिया, इसलिए निश्चित रूप से वह गुस्से में है। हालांकि निशा शर्मा विल्सन के इस रवैये से अच्छी तरह वाकिफ परिचित थी। वी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनी थी, और ऐसी कंपनी निशा शर्मा को उनके विज्ञापन एंडोर्समेंट का मौका देने को तैयार थी, और सच कहा जाए तो फायदे उसी की निशा की तरफ ज्यादा थे।
हालांकि उसने उन्हें ठुकरा दिया था, और वो भी 2 बार। विल्सन जैसे लोग, जिन्हें निश्चित रूप से दूसरों द्वारा खुशामद तारीफ सुनने की आदत थी, शायद ही कभी खुद किसी के सामने विनती प्रस्ताव करने की पहल करते थे। जब दूसरे लोग इस मौके को पाने के लिए तरस रहे थे, तो उसके निशा के प्रवक्ता बनने से मना करने पर उसे गुस्सा आ गया था। निशा शर्मा और भी बहुत कुछ जानती थी। कियाओ हाओमिंग ही वह व्यक्ति था जो ये सारे तार हिला साजिश रच रहा था। ऐसा करके विल्सन ने कियाओ हाओमिंग पर एक एहसान किया था। आखिरकार उनके दिमाग में निशा शर्मा उनकी कंपनी के लायक नहीं थी। फिर भी अंत में जब उनकी मेहनत प्रयास को निशा शर्मा ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें निश्चित रूप से अपमानित बेइज्जत महसूस हुआ होगा। पान यान को नहीं पता था कि कियाओ हाओमिंग का भी कोई मामला था। उसने निशा शर्मा को सांत्वना दिलासा दी, इसे दिल पर मत लो, इस तरह का इंसान हमारा सहयोगी एसोसिएट पार्टनर नहीं बन सकता। निशा शर्मा मुस्कुराई, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। पान यान को ये देखकर राहत मिली कि वह सच में ठीक थी, लेकिन अगले दिन वह गुस्से में वापस आया। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हुआ? निशा शर्मा उलझन में थी। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। उसकी बात अचानक रुक गई। वी कॉर्पोरेशन वाली बात है। तुम्हें कैसे पता? पान यान के मुंह से निकल गया। क्या उनकी कंपनी के साथ जो चल रहा है उसके अलावा अभी कोई और समस्या हो सकती है? निशा शर्मा हंसी। पान यान ने गुस्से से आह भरी। तुम नहीं जानती कि वी का विल्सन कितना पागल हो गया है। ओह, कितना पागल? निशा शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं। क्या वह मुझे ब्लैकलिस्ट बहिष्कृत बैन करना चाहता है? तुम्हें कैसे पता? पान यान की आंखें फिर फटी रह गईं। क्या वह कोई भविष्य देखने वाली साइकिक थी? इस मामले के अलावा दूसरी बातें तुम्हें इतना गुस्सा नहीं दिलाती, है ना? हालांकि निशा शर्मा इस बारे में बहुत स्पष्ट सटीक थी। तुम नहीं जानती कि वह कितना पागल है। पूरी ब्यूटी और स्किन केयर, सौंदर्य और त्वचा देखभाल इंडस्ट्री उद्योग में यह अफवाह फैल गई है कि तुम घमंडी हो और वी कॉर्पोरेशन के साथ काम करने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हें वे पसंद नहीं हैं। पान यान ने अपने दांत पीसे। उसने आज किसी और से यह खबर सुनी थी और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया था। जब यह अफवाह बाहर आएगी तो इससे निशा शर्मा को सच में बहुत नुकसान होगा। वास्तव में इस तरह की बात उन कंपनियों के अधिकारियों के बीच फैलाई गई थी जो वी के स्तर लेवल के ही थे, जिससे निशा शर्मा के लिए अन्य ब्यूटी उत्पादों का विज्ञापन करने का कोई भी मौका खत्म हो गया था। चाहे वह कोई भी हस्ती सेलिब्रिटी हो, पुरुष हो या महिला, उनके पास कुछ मेकअप और स्किन केयर उत्पादों के एंडोर्समेंट होते ही थे। हालांकि इस तरह का एंडोर्समेंट न होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन इसके कुछ निहितार्थ नुकसान थे, खासकर हस्तियों सेलिब्रिटीज के लिए, जिन्हें हर दिन स्किन केयर उत्पादों और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। जिस चीज़ का आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वह महत्वपूर्ण कैसे नहीं हो सकती? अगर निशा शर्मा के पास इस तरह का एंडोर्समेंट नहीं होगा तो उसे नहीं पता था कि बाद में उसके बारे में कैसी कैसी गपशप अफवाहें की जाएगी। अब विल्सन इतना हंगामा तमाशा कर रहा था और वे सभी कंपनियां भी निशा शर्मा से नफरत करने लगी थीं। उसे नहीं पता था कि विल्सन ने क्या कहा था, लेकिन उन कंपनियों के अधिकारियों पर निशा शर्मा का बहुत बुरा प्रभाव इम्प्रेशन पड़ा था। आखिरकार वे इतने घमंडी स्टार को बर्दाश्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में पान यान भला गुस्सा क्यों नहीं होता? वह गलत नहीं है, मुझे सच में वे लोग पसंद नहीं हैं। हालांकि निशा शर्मा ने इस बात को मान लिया। पान यान एल की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने क्या कहा? ऐसा लगा जैसे उसने निशा शर्मा को ये कहते सुना हो कि वह उन कंपनियों को नीचा तुच्छ समझती है। पान यान ने यह सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से चारों ओर देखा कि किसी ने ऐसा शर्मनाक बयान तो नहीं सुना है। फिर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अगर यह बात बाहर आ गई तो निशा शर्मा को उन कंपनियों द्वारा ब्लैकलिस्ट बहिष्कृत बैन कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें किसी स्टार का करियर बर्बाद कर सकती हैं। सफल होने के लिए एक स्टार का काम अभिनय महत्वपूर्ण था, लेकिन हर तरह के एंडोर्समेंट विज्ञापन भी अपरिहार्य बेहद ज़रूरी थे। आखिरकार अगर स्टॉर्स पैसा कमाना चाहते थे तो उन्हें अपने फैंस प्रशंसकों को भुनाना कैश इन करना पड़ता था। विज्ञापनदाता सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्यों ढूंढते थे? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह फायदेमंद था? जिस स्टार ने विज्ञापन लिया वह भी एंडोर्समेंट फीस पैसे कमाने में सक्षम होगा। क्या इसी तरह से पैसे नहीं कमाए जाते थे? यह एक विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए फायदे का सौदा थी। इसलिए अगर निशा शर्मा का बयान बाहर आ गया तो यह निश्चित रूप से भारी हंगामा मचा देगा। अगर सभी कंपनियां उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक साथ मिल गईं तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मैडम बकवास मत करो। डर के मारे पान यान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तुम ऐसा नहीं कह सकती, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। पान यान निःशब्द अवाक रह गया।
अगर यह बात बाहर आ गई तो किसी भी एंडोर्समेंट को तो भूल ही जाओ, कम से कम स्किन केयर और ब्यूटी कंपनियों से तो कोई एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा। अपने उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए इतने घमंडी स्टार को काम पर कौन रखना चाहेगा? अगर स्टार को उनके उत्पाद पसंद ही नहीं है तो उसे एंडोर्समेंट डील का ऑफर क्यों देना? इतना आत्मघृणा, अपने ही नुकसान चाहने वाला करने वाला कौन होगा? मेरा यह एंडोर्समेंट लेने का कोई इरादा नहीं था। निशा शर्मा ने कंधे उचकाए। इसके अलावा उनके उत्पादों का इस्तेमाल मेरी त्वचा स्किन पर नहीं किया जा सकता। पान यान ने निशा शर्मा की त्वचा को देखा और उसे यह मानना पड़ा कि यह वास्तव में काफ़ी सच था। ये कहा जा सकता था कि पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप निशा शर्मा जितनी अच्छी त्वचा नहीं ढूंढ सकते थे। उसकी त्वचा बहुत गोरी, हल्के रंग की थी, एकदम सफ़ेद मुर्दे जैसी नहीं, बल्कि उस तरह की चमक के साथ जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाए, लार टपकने लगे। उसकी त्वचा में कोई दाग धब्बे, खामियां नहीं थे, कोई रोमछिद्र नहीं थे, और यह सबसे मलाईदार जैड रत्न की तरह क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ थी, जो ईर्ष्या जलन करने लायक थी। हर बार जब उसका मेकअप किया जाता था तो मेकअप आर्टिस्ट एक ठरकी परवर्ट की तरह उसके चेहरे को महसूस करने, छूने से खुद को नहीं रोक पाता था और ईर्ष्या से उसकी लार टपकने लगती थी। मेकअप आर्टिस्ट द्वारा तैयार किया गया कंसीलर उसके चेहरे पर इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। अगर कैमरे की बात न होती तो उसकी त्वचा पर पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उसके नैन नक्श कई लोगों द्वारा बहुत सुंदर माने जाते थे। उसकी भौहें अतिरिक्त आवारा बालों से मुक्त थीं और इतने अच्छे आकार की थीं कि उन्हें बिल्कुल भी छांटने, ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आंखें एकदम काली थीं, उसकी पलकें ऐसी लग रही थीं जैसे वे अलग से लगाई गई हों, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में पहले से ही आईलाइनर लगा हुआ हो। उसके होंठों का आकार एकदम सही, परफेक्ट था, गुलाबी और मुलायम, जिनमें होंठों की रेखाएं बहुत ही हल्की थीं। ये कहा जा सकता था कि उसका चेहरा हर कोण, एंगल से एकदम सही, परफेक्ट था। पहले कुछ हेटर्स, नफरत करने वालों ने कहा था कि उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है। हालांकि इस चेहरे को करीब से देखने के बाद लोग चुप हो गए थे। क्या सर्जरी के जरिए ऐसा परफेक्ट चेहरा संभव हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सर्जरी के जरिए ऐसा परफेक्ट चेहरा पाया जा सकता था तो वे दुनिया का सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। इसलिए भले ही कुछ लोगों ने निशा शर्मा की पिछली तस्वीरें निकाली, ये कहते हुए कि पहले और बाद की तुलना बहुत अलग थी और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर ऐसा बयान बहुत ही अविश्वसनीय था। त्वचा ही मुख्य आकर्षण थी, भले ही चेहरे के नैन नक्श पर ध्यान न दिया जाए। हर कोई निशा शर्मा जैसी परफेक्ट त्वचा चाहता था। आखिरकार जब बहुत से लोग मेकअप हटाते थे तो उनकी त्वचा की सभी समस्याएं उजागर हो जाती थीं। मेकअप से पहले और बाद में वे एक ही इंसान नहीं लगते थे। इस तरह की त्वचा स्किन अन्य कंपनियों के स्किन केयर उत्पादों से हासिल नहीं की जा सकती थी। निशा शर्मा ने पान यान को सांत्वना दी, चिंता मत करो, इस श्रेणी कैटेगरी के एंडोर्समेंट विज्ञापन करने का मेरा अपना तरीका है। तुम बस अन्य पहलुओं, कामों में मेरी मदद कर सकते हो। हालांकि पान यान अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन निशा शर्मा की शांति, धैर्य से उसे जल्द ही तसल्ली मिल गई। ठीक है, मेरी तरफ से मेरे पास कुछ एंडोर्समेंट हैं, मैं उन्हें देख लूंगा। ठीक है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि निशा शर्मा को इस मामले की कोई परवाह नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे लोग इसे यूं ही जाने देने, भूलने को तैयार थे। विल्सन के वापस जाने के बाद वह जितना इसके बारे में सोचता, उसे उतना ही ज्यादा बुरा लगता। इस मामले के बारे में अन्य कंपनी के अधिकारियों से बात करने के अलावा उसने संवाददाताओं, रिपोर्टर्स को भी इस घटना के बारे में बता दिया। जल्द ही मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि निशा शर्मा का रवैया खराब था और वह वीएम जैसी कंपनी को नीचा, तुच्छ समझती थी। जैसे ही यह खबर बाहर आए, रिपोर्टर्स उत्साहित हो गए और तुरंत विल्सन का इंटरव्यू लेने, उससे बात करने के लिए दौड़ पड़े। जब विल्सन ने रिपोर्टर्स का सामना किया तो उसने अपने मुंह के कोने घुमाए और मुस्कुराया। कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल कामना कर सकता हूं कि उसे काम करने के लिए कोई बेहतर कंपनी मिल जाए। वह लंबे समय से मीडिया से निपट बात कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कहना है। अगर वह निशा शर्मा का अपमान करता तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। उसका कुछ हद तक सहनशील रवैया लोगों को निशा शर्मा से नाखुश, नाराज कर देगा। वी सबसे अच्छी स्किन केयर और मेकअप कंपनी नहीं थी, लेकिन वे एक बड़ा ब्रांड थे। इसके अलावा उनके पिछले विज्ञापनकर्ता, एंडोर्सर्स सभी टॉप शीर्ष की अभिनेत्रियां, दिवास थीं। वे पहले से ही बहुत उदार, दरियादिल थे कि उन्होंने निशा शर्मा को उनके लिए एंडोर्समेंट करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? निशा शर्मा से नफरत करने वाले हेटर्स खुश हो गए और अन्य महिला कलाकारों के फैंस, प्रशंसकों ने भी पागलों की तरह शिकायत करना शुरू कर दिया। निशा शर्मा के स्तर लेवल की स्टार के लिए वी पहले से ही टॉप सबसे अच्छी पसंद है। क्या उसके पास इससे बेहतर कोई विकल्प है? ओह,
मैंने पहले सुना था कि वी ने उससे 2 बार संपर्क किया था और उन्हें 2 बार खारिज मना कर दिया गया है। क्या बकवास है। 2 बार? क्या वह इतनी अच्छी है? क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो, जल रहे हो? दुर्भाग्य से, अगर तुम्हारा आइडल पसंदीदा स्टार भी जलता है तो ये बेकार है। कोई भी उसका निशा का एंडोर्समेंट नहीं करना चाहता। ओह हाँ, मैं जल रहा हूँ। मैंने सुना है कि सभी बड़ी ब्यूटी कंपनियां उसे बैन बहिष्कृत कर रही हैं और उसे कोई एंडोर्समेंट नहीं देंगी। हाँ, ये सच में बहुत बढ़िया कूल है। मेरे ऊपर वाले पोस्टर कमेंट करने वाले, तुम नहीं जानते कि वी कितनी ताकतवर है ना? उन्होंने वास्तव में निशा शर्मा का इतना सम्मान किया कि वे उसके साथ काम करना चाहते थे, फिर भी उसने हाँ। अब जब उसी उद्योग इंडस्ट्री की कंपनियां उसके साथ काम नहीं करना चाहती हैं, तो क्या होगा? चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। क्या यह इतना गंभीर सीरियस है? अगर उसने इस कंपनी के साथ काम नहीं किया, तो क्या कोई और डील सौदा नहीं है? तुम कितने भोले नादान हो। तुमने वीएल को नाराज़ कर दिया है और तुम दूसरी कंपनियों के साथ काम करना चाहते हो। तुम बस सपने देखते रहो। इन मामलों में बड़ी कंपनियां एकजुट एक साथ होती हैं। अगर आप किसी एक कंपनी को नाराज़ करते हैं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंटरनेट पर इन टिप्पणियों कमेंट्स को देखकर पान यान गुस्से से लगभग मर ही गया था। वी बहुत ज्यादती कर रहा था। वे बहुत ज्यादती कर रहे थे। इस तरह से कौन सी कंपनी बिजनेस व्यापार करती है? इसके अलावा वे ही थे जिन्होंने सहयोग कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए पहल की थी। भले ही वे दोस्त न बन पाए हों, लेकिन उन्हें दुश्मन बनने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ क्या परेशानी थी? पान यान मुड़ा और उसने निशा शर्मा को सांत्वना दी, चिंता मत करो, वे कोई इकलौती कंपनी नहीं है। इसके अलावा सभी कंपनियां उनसे सहमत नहीं होंगी। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया, मैं चिंतित नहीं हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसका फ़ोन बज उठा। उस पर एक अनजान नंबर देखकर फ़ोन उठाने से पहले उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। निशा, तुम सच में इस बार बहुत आगे निकल गई हो। तुमने हद पार कर दी है। जब निशा शर्मा ने दूसरी तरफ से आ रही निंदा करने वाली, दोष मरने वाली आवाज़ सुनी, तो उसने बिना एक शब्द कहे फ़ोन काट दिया। वास्तव में उसे अभी अभी एक पूर्वाभास अंदेशा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया था। दूसरी तरफ सच में कियाओ हाओमिंग था, जो हमेशा की तरह बात कर रहा था। उसने अपने जीवन के कुछ सेकंड बर्बाद कर दिए थे। दूसरी तरफ अपना फ़ोन काटे जाने पर कियाओ हाओमिंग हक्का बक्का रह गया। निशा शर्मा की उसका फ़ोन काटने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने गुस्से को काबू में किया और दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से बिजी, व्यस्त होने की आवाज़ टोन आई। उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। कियाओ हाओमिंग इतना गुस्से में था कि उसके हाथ से लगभग फ़ोन गिर ही गया था। निशा शर्मा ने उसे पहले भी ब्लॉक कर दिया था, इसलिए उसने अपना नंबर बदल लिया था। उसे हैरानी तब हुई जब नया नंबर लेने के बाद उसने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। कियाओ हाओमिंग इतना गुस्से में था कि उसने सोफे पर जोर से लात मारी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना पैर पकड़ लिया और कराहने लगा। बहुत जोर से दर्द हुआ था। जब आखिरकार दर्द कम हुआ तो उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और फिर से अपना नंबर बदल लिया। सौभाग्य से वह इतना समझदार था कि उसने पहले से ही कई सिम कार्ड खरीद लिए थे। अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने फिर से निशा शर्मा का नंबर डायल किया। उसे फिर हैरानी हुई, कॉल फिर से काट दी गई थी। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन करना जारी रखा, जबकि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ये नंबर अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ था, इसलिए उसने फ़ोन करना जारी रखा। 2 कोशिशों के बाद आखिरकार दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। इस बार उसने पहले की तरह फ़ोन उठते ही उस पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत नहीं की। निशा, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, उसने अपने लहजे को धीमा करते हुए कहा। दूसरी तरफ से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला गया। उसने थोड़ी राहत महसूस की। इस बार तुमने कुछ गलत किया है, अभी फ़ोन मत काटना, वह जल्दी से चिल्लाया और फिर आगे कहा, हम ऐसा करते हैं, मैं तुम दोनों का संपर्क करवा दूंगा, तुम लोग मिल सकते हो और किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हो। हम अभी भी एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ निशा शर्मा ने फ़ोन को देखा, उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे। उसे ये सब बहुत ही बेतुका, मूर्खतापूर्ण लग रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि कियाओ हाओमिंग उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ था। इस बार वही था जिसने ये सब होने दिया शुरू किया था। अगर उसने वी को ढूंढने का जिम्मा खुद नहीं लिया होता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। अगर वी को कोई नया प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन ढूंढना होता तो उन्हें सबसे पहले इंडस्ट्री उद्योग की वर्तमान स्थिति को समझना होता, एक उम्मीदवार कैंडिडेट को चुनना होता और फिर संभावित कलाकारों के साथ बातचीत नेगोशिएट करनी होती। इस प्रक्रिया के साथ भले ही वे सहयोग करने, काम करने के लिए राजी न हो, यह कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार काम करने के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना जरूरी था। अगर वी ने खुद चलकर आने की पहल की होती तो निशा शर्मा के मना करने पर भी विल्सन को गुस्सा नहीं आता।
हालांकि कियाओ हाओमिंग के इस मामले में दखल देने के बाद चीज़ें बिगड़ खराब हो गईं। विल्सन की राय में निशा शर्मा और कियाओ हाओमिंग के बीच किसी तरह का गुप्त न बताने लायक रिश्ता था, जिसकी वजह से कियाओ हाओमिंग ने उसे इस सहयोग काम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। इस मामले में वह निश्चित रूप से यह पूर्व धारणा पहले से सोच बना लेगा कि निशा शर्मा इसके योग्य नहीं थी। अगर यह अनकही सच्चाई न होती तो वी निशा शर्मा से अपना एंडोर्समेंट क्यों करवाता। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि जब वे पहले ही इस तरह से अपनी शान घटाकर उसके पास आ चुके थे और फिर भी उसने मना कर दिया। मना कर दिया 2 बार। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वह आरक्षित भाव खाने का होने का नाटक कर रही हो, लेकिन 2 बार ये वी के सम्मान को ज़मीन पर फेंकने और उसे कुचलने जैसा था, वह भी किसी छोटी सी रखेल द्वारा। यह अक्षम्य माफ़ न करने लायक था। इसी वजह से विल्सन ने चीज़ों को इतना भद्दा खराब कर दिया था। ये सब कियाओ हाओमिंग की गलती थी और अब वह यहाँ निशा शर्मा को माफ़ी मांगने के लिए कहने आया था। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। निशा शर्मा को आखिरकार बोलते हुए सुनकर कियाओ हाओमिंग तुरंत खुश उत्साहित हो गया। पूछो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते समय बच्चे को फेंक दिया था और उसकी जगह प्लेसेंटा गर्भनाल को पाल लिया था? ये कहने के बाद उसने कॉल काट दी। फ़ोन के दूसरी तरफ कियाओ हाओमिंग चाहे कितना भी हक्का बक्का और गुस्से में क्यों न हो, निशा शर्मा अब उसके फ़ोन का जवाब नहीं देने वाली थी। उसके जैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर था, जिनके दिमाग में छेद था, जो बेवकूफ़ थे। उस रात जब वह घर लौटी तो कियाओ यानेजू भी वापस आ चुका था। उसने दिन भर की घटनाओं के बारे में सुना था और उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? निशा शर्मा ने उसके मुंह का कोना खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चलो भी, मुझे एक मुस्कान दो, मुस्कुराओ। कियाओ यानेजू ने उसे अपनी बाहों में लपेटा और उसे घूरते हुए गंभीरता से पूछा, तुम नाराज़ नहीं हो? इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? निशा शर्मा उसके चेहरे को सहलाती रही। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस मामले को लेकर नाराज़ होना चाहिए? ये देखकर कि वह सच में इस मामले से प्रभावित परेशान नहीं थी, कियाओ यानेजू ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हें दूसरी कंपनियों के लिए एंडोर्समेंट विज्ञापन ढूंढने में मदद करूंगा। वी में इतनी बड़ी बात क्या थी? इसके अलावा ऐसा तो था नहीं कि वी दुनिया की इकलौती स्किनकेयर और मेकअप कंपनी थी और हर कंपनी के उनके साथ अच्छे संबंध भी नहीं थे। वी पूरी इंडस्ट्री उद्योग का मालिक नहीं हो सकता था। नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम भूल गए? वह एक पल के लिए सुन्न रह गया। क्या भूल गया? होंग्यान यूथ पब्लिक लॉन्च होने जा रहा है। निशा शर्मा ने उसका चेहरा थपथपाया। मैं होंग्यान यूथ की प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन हूँ, तो तुम मुझे दूसरे एंडोर्समेंट ढूंढने में मदद क्यों कर रहे हो? कियाओ यानेजू को अचानक एहसास हुआ और उसने अपना सिर पीटा। उफ, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह भूल ही गया था। उसे हर दिन बहुत सारे काम करने होते थे और यह मामला उसके दिमाग से निकल गया था। ठीक है, फिर मैं दूसरे एंडोर्समेंट नहीं ढूंढूंगा। होंग्यान यूथ का उत्पाद प्रोडक्ट जितना असरदार था, अगर उसे बड़ी मात्रा में जारी लॉन्च किया गया तो यह चौंकाने वाला होगा। हालांकि वह एक आदमी था, फिर भी कियाओ यानेजू भी होंग्यान यूथ के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहा था। निशा शर्मा ने विशेष रूप से पुरुषों के लिए उत्पादों का एक सेट रेंज तैयार किया था। हालांकि कियाओ यानेजू केवल कभी कभार ही इसका इस्तेमाल करता था जब उसे याद आता था, लेकिन इसके परिणाम भी बहुत अच्छे थे। उसकी त्वचा स्किन निशा शर्मा जितनी नाजुक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बे और झुर्रियां नहीं थीं, यहाँ तक कि आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं थे और वह तरोताज़ा और साफ दिखता था। केवल कभी कभार छिटपुट इस्तेमाल से ही उसकी त्वचा बेहतर हो गई थी, इसलिए अगर वह हर दिन इसका इस्तेमाल करता तो इसका असर निश्चित रूप से और भी बेहतर होता। बेशक होंग्यान यूथ के सभी मास मार्केटेड बड़े पैमाने पर बेचे जाने वाले स्किन केयर उत्पाद इतने प्रभावी नहीं थे। अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी कई उत्पाद लॉन्च करेगी। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके परिणाम शानदार और तुरंत असर करने वाले थे, लेकिन वे बहुत महंगे थे। वह जिस उत्पाद का इस्तेमाल करता था वह वही था जो वर्तमान में होंग्यान ब्यूटी क्लब के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। कीमत अधिक थी और असर अद्भुत था, निश्चित रूप से हर एक पैसे के लायक था। इस अत्यधिक प्रभावी और महंगे उत्पाद के अलावा अन्य कीमत बिंदुओं प्राइस पॉइंट्स पर 2 अन्य उत्पाद भी थे। एक मध्यम कीमत मीडियम प्राइस वाला था और दूसरा कम कीमत लो प्राइस वाला था। उनके प्रभाव भी उनकी कीमतों के बराबर हिसाब से ही थे। जिनके पास पैसा था और जो इसे खर्च करने को तैयार थे, वे बेहतर प्रभाव वाले उत्पाद के लिए ज़्यादा पैसे दे सकते थे। कम पैसे वाले लोग कम कीमत वाला वर्जन संस्करण चुन सकते थे। हालांकि इसका प्रभाव उतना शानदार नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसी कीमत वाले अन्य उत्पादों की तुलना में बहुत बेहतर था। इन उत्पादों को लॉन्च करने के लिए कंपनी ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। महीनों की तैयारियों और काम के बाद आखिरकार उत्पादों को बड़ी मात्रा में लॉन्च करने का समय आ गया था।
निशा शर्मा के रुतबे स्टेटस के साथ वह उनकी प्रवक्ता थी और वह भी सबसे अधिक आश्वस्त करने वाली भरोसेमंद। ये सोचकर कियाओ यानजू खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, हालांकि उसकी हंसी में थोड़ी सहानुभूति थी। मैं एक अच्छी हंसी तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हूँ। उसे ख्याल आया कि होंग्यान यूथ भी वीवीएफ के समान ही बिक्री मॉडल सेल्स मॉडल का पालन कर रहा था, जिसमें उच्च, मध्यम और कम कीमत वाले बिंदु शामिल थे। बेशक केवल उनकी कंपनी ही ऐसा नहीं करती थी, ऐसी कई अन्य कंपनियां भी थीं जिनका बिजनेस मॉडल, व्यापार का तरीका ऐसा ही था। वी के लिए इस समय ऐसा तमाशा सीन बनाना दिलचस्प होगा। हाँ, मैं भी तमाशा देखने, हंसने का इंतजार कर रही हूँ। निशा शर्मा मुस्कुराए और उसने उसे एक चुंबन किस दिया। कियाओ यानजू ने कुछ और नहीं पूछा, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह मामला कियाओ हाओमिंग से जुड़ा था। निशा शर्मा ने उसे इस मामले को लेकर परेशान नहीं किया। आखिरकार कियाओ हाओमिंग कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। ऑनलाइन मचे बवाल हंगामे ने निशा शर्मा के मूड को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। दूसरी ओर कियाओ हाओमिंग अभी भी निशा शर्मा के समझौता करने, माफ़ी मांगने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फ़ोन की घंटी कभी नहीं बजी। कुछ दिनों बाद उसने सड़क पर निशा शर्मा का एक पोस्ट देखा। निशा शर्मा के पास कई एंडोर्समेंट विज्ञापन थे, इसलिए सड़क पर उसके पोस्टर देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जब कियाओ हाओमिंग रुककर करीब से देखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि निशा शर्मा होंग्यान यूथ नामक एक स्किनकेयर उत्पाद का विज्ञापन कर रही थी। यह एक ब्यूटी स्टोर था जिसमें होंग्यान यूथ उत्पादों का एक विशेष काउंटर था। कियाओ हाओमिंग हक्के बक्के दंत भाव से अंदर गया और उत्पादों को देखने के बाद वह और भी अधिक हैरान रह गया। निशा शर्मा ने स्किनकेयर उत्पादों का विज्ञापन कब से शुरू कर दिया? उत्पादों की कीमतें देखकर उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। होंग्यान यूथ के पास अलग अलग पैकेजिंग, अलग अलग बोतलों और अलग अलग कीमतों वाले उत्पादों के कई सेट थे। सबसे महंगा वाला 2000 युआन का था, जबकि सबसे सस्ता वाला लगभग 100 युआन का था। कीमतों की यह विस्तृत श्रृंखला, बड़ा अंतर चौंकाने वाली थी, लेकिन वह जो नहीं जानता था वह ये था कि 2000 युआन वाला उत्पाद सबसे महंगा वाला भी नहीं था। यह एक चेन ब्यूटी स्टोर में केवल एक साधारण काउंटर था, इसलिए उच्चतम कीमतों और सर्वोत्तम परिणामों वाले होंग्यान यूथ उत्पाद यहां उपलब्ध नहीं थे। उसी समय जी सिटी के कई शॉपिंग मॉल्स में एक अतिरिक्त खास काउंटर खुला था, जिस पर प्राचीन शैली के फॉन्ट में होंग्यान यूथ लिखा हुआ था। वहां से गुजरने वाले ग्राहक इस नए खुले काउंटर को उत्सुकता से देख रहे थे। यह एक बहुत महंगा मॉल था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्यूटी कंपनियों से भरा हुआ था। होंग्यान यूथ की शैली, दिखावट काफ़ी अपस्केल, उच्च दर्जे की, प्रीमियम लग रही थी, लेकिन ये किस तरह का ब्रांड था? क्या ये कोई घरेलू लोकल उत्पाद था? घरेलू ब्रांड बहुत लोकप्रिय नहीं थे और उनकी कीमतें कम ही रहती थीं। आसपास मौजूद सभी बड़े ब्रांडों के बीच होंग्यान यूथ फीनिक्स स्वर्गीय पक्षियों के झुंड के बीच एक मुर्गी की तरह था। हालांकि जब लोगों ने ऊपर लगा पोस्टर देखा तो वे दंग रह गए। इसका विज्ञापन निशा शर्मा कर रही थी। ये फोटोशॉप नकली तो नहीं था, है ना? ऑनलाइन रहने वाले कई युवा जानते थे कि पिछले कुछ दिनों में वीएफ एशिया के प्रमुख द्वारा निशा शर्मा की निंदा, बुराई की गई थी। जैसा कि अन्य लोग भी जानते थे, उसे प्रमुख ब्यूटी कंपनियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह थी। फिर भी निशा शर्मा ने अचानक से आकर एक स्किनकेयर उत्पाद का विज्ञापन शुरू कर दिया। क्या वह मजाक कर रही थी? हालांकि ऊपर मुस्कुराती हुई, गोरी और खूबसूरत निशा शर्मा को देखकर कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और काउंटर की ओर चल पड़े। जब वे सामने पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां एक बड़ी टीवी स्क्रीन थी जिस पर एक विज्ञापन कमर्शियल चल रहा था। विज्ञापन में निशा शर्मा थी। ये सच में निशा शर्मा द्वारा प्रचारित एक उत्पाद था। यह क्या था? क्या उसने बिना कुछ कहे ही किसी उत्पाद का विज्ञापन कर दिया? वहां से गुजरने वाले उसके कुछ फैंस प्रशंसक ये देखकर दंग रह गए, इसलिए उन्होंने तुरंत एक तस्वीर ली और उसे आगे भेज शेयर कर दिया। क्या मैं भ्रम में हूं, या ये कोई माया छलावा है? मैंने निशा दीदी को स्किनकेयर उत्पाद का विज्ञापन करते हुए क्यों देखा, और वह भी एक घरेलू ब्रांड? इस पोस्ट ने तुरंत चर्चाओं की लहर छेड़ दी। जल्द ही अन्य लोगों ने भी अपनी तस्वीरें पोस्ट की। मेरे यहाँ भी एक काउंटर खुला है, वहाँ ज़रा कीमतें तो देखो, ये तो डरावना है। जोड़ तस्वीर पिक्चर। जब लोगों ने पोस्ट में दी गई तस्वीर पर क्लिक किया तो वे हाँफने, गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए। हे भगवान! सबसे महंगी बोतल 8,888 युआन की थी। फेस क्रीम और आई क्रीम के एक सेट की कीमत लगभग 6 लाखों में की थी। क्या इसमें सोना मिला हुआ था? इतना महंगा? बाजार में उपलब्ध सबसे महंगे स्किनकेयर उत्पाद भी इतने महंगे नहीं थे। हर कोई कीमत देखकर हैरान था। हे भगवान! क्या ये गलत कीमत है? तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्किनकेयर ब्रांड भी इतने महंगे नहीं हैं। गरीबी मेरी कल्पना को सीमित कर देती है। ये पागलपन है। इसे कौन वहन कर सकता है, खरीद सकता है?
होंग्यान यूथ कोई घरेलू देसी ब्रांड इतना पागल कब हो गया? उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी होने के बजाय उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हाई हैं। मैं हंस हंस कर लोटपोट हो रहा हूँ। क्या ये निशा शर्मा द्वारा किया गया विज्ञापन एंडोर्समेंट है? क्या कोई गलती हुई है या उसकी निजी जानकारी चोरी हो गई है? निशा शर्मा पर इस कंपनी का कितना कर्ज है? कितना बड़ा बलिदान है? क्या निशा शर्मा का मरने का इरादा है? ये किसी तरह का माइक्रो बिजनेस छोटा मोटा उत्पाद नहीं है ना? कंपनी अब बड़े स्टोर्स में है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यह कोई छोटा मोटा उत्पाद है, लेकिन कीमत कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। नीचे दिए गए रेगुलर नियमित सेट की कीमत अन्य समान उत्पादों की कीमतों के समान ही है, लेकिन इस हाई एंड प्रीमियम सेट की कीमत मुझे डरा रही है। इंटरनेट पर हंगामा मच गया था। ये सच में बहुत डरावना, हैरान करने वाला था। होंग्यान यूथ नाम से ही एक घरेलू ब्रांड लग रहा था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं थी। आजकल घरेलू स्किनकेयर उत्पादों की कीमतें आमतौर पर कम ही होती थीं। आखिरकार वे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की तुलना में नहीं टिकते थे, इसलिए कंपनियां कीमत बढ़ाने में संकोच शर्मिंदगी करती थीं। अगर कीमत समान होती तो लोग विदेशी ब्रांडों को चुनना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वे उन उत्पादों को लेकर ज़्यादा आश्वस्त निश्चिंत महसूस करते थे। इसलिए होंग्यान यूथ के प्राइस टैग कीमत ने सभी को चौंका दिया। ये सच में लोगों को डराकर मार ही रहा था। इसके अलावा निशा शर्मा को सभी ब्यूटी कंपनियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और अब वह इस अनजान होंग्यान यूथ का विज्ञापन कर रही थी। क्या वह कंगाल हो रही थी? यहाँ तक कि निशा शर्मा के फैंस प्रशंसक भी चिंतित थे। निशा शर्मा सच में ठीक से नहीं सोच रही थी, है ना? दूसरों ने सोचा शायद ये सिर्फ एक मजाक है। हालांकि निशा शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जल्द ही एक अपडेट आया। कई लोगों ने पूछा है कि मेरी त्वचा स्किन इतनी अच्छी क्यों है। इसका जवाब है होंग्यान यूथ। इस पोस्ट को फॉलो और रीट्वीट करें और 3 लकी फैंस को 50,000 युआन का होंग्यान यूथ गिफ्ट बैग मिलेगा। पोस्ट के नीचे बिना मेकअप फ्री वाले निशा शर्मा के चेहरे की एक तस्वीर थी। होंग्यान यूथ के आधिकारिक ऑफिशियल ब्लॉग ने भी इस पोस्ट को रीट्वीट किया। हर कोई दंग था। क्या ये सच में एक सहयोग कोलैबोरेशन था? यह अनजान रैंडम ब्रांड कहाँ से आ गया? कुछ लोगों ने ऑनलाइन जाकर पता लगाया कि होंग्यान यूथ द होंग्यान कंपनी नामक कंपनी का एक स्किनकेयर ब्रांड था। ये कंपनी मई में निगमित रजिस्टर्ड शुरू हुई थी। बेशक कंपनी की विभिन्न पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं ऑनलाइन पाई जा सकती थीं, इसलिए यह व्यावसायिक योग्यताओं बिजनेस क्वालिफिकेशंस के बिना वाली कंपनी नहीं थी। सभी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि होंग्यान यूथ अपने उत्पादों की क्या कीमत तय करना चाहता है। यह उनकी पसंद थी, कोई इसे खरीदता है या नहीं, यह अलग बात थी। हालांकि कीमत बहुत ही डरावनी थी, यहाँ तक कि शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्किनकेयर ब्रांडों के पास भी इतने महंगे उत्पाद नहीं थे। 6 महीने पहले ही स्थापित शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी की कीमत इतनी ज़्यादा रखने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वे पैसा कमाने के लिए इतने पागल थे या वे बस इस हथकंडे गिमिक से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे? निशा शर्मा के फैंस भी उलझन में थे। अब वे यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें? सच तो ये था कि उन्हें निशा शर्मा द्वारा विज्ञापित प्रचारित उत्पाद का समर्थन सपोर्ट करना चाहिए था। फैंस के समर्थन के बिना कौन चाहेगा कि यह स्टार उनकी प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन बने? हालांकि समस्या ये थी, होंग्यान यूथ बहुत भरोसेमंद रिलायबल नहीं लग रहा था। हालांकि पैकेजिंग और सब कुछ काफ़ी उच्च श्रेणी हाई ग्रेड का लग रहा था, लेकिन ये कीमत और ये तरीका इसने लोगों को संदिग्ध शक में कर दिया था। हालांकि उनके पास पैसा था, लेकिन वे इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसी हिचकिचाहट के बीच क्विटोन के अकाउंट पर एक अपडेट आया। तुम्हें अपने खाली इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, जोड़ 9 तस्वीरें। क्विटोन ने 9 तस्वीरें पोस्ट की, जो छोटी बड़ी और अलग अलग लंबाई की बोतलों से भरी हुई थीं। ये बोतलें काफ़ी खूबसूरत थीं और बोतल पर कुछ बड़े शब्द लिखे थे, होंग्यान यूथ एम। इसके अलावा ये बोतलें खुली और खाली थीं, जिससे पता चलता था कि वे पूरी तरह से इस्तेमाल की जा चुकी थीं। खाली बोतलें मतलब बिल्कुल साफ था। क्विटोन ने होंग्यान यूथ के इतने सारे उत्पादों का इस्तेमाल किया था। वह होंग्यान यूथ को उनके उत्पाद बेचने में मदद कर रही थी, है ना? क्या इतना समर्पित होने की ज़रूरत थी? फिर भी क्विटोन के कई फैंस जानते थे कि क्विटोन झूठ नहीं बोल रही थी। कुछ महीने पहले क्विटोन ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम के दौरान जिक्र किया था कि उसने एक नए स्किनकेयर उत्पाद का इस्तेमाल शुरू किया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस स्किनकेयर उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद वह अपनी लाइव स्ट्रीम में बिना मेकअप के आना पसंद करती थी, ताकि हर कोई उसकी उत्कृष्ट और परफेक्ट त्वचा को देख सके। लोगों को यह मानना पड़ा कि पहले और बाद का अंतर बहुत स्पष्ट था। कुछ फैंस ने उससे पूछा था कि किस ब्रांड के स्किनकेयर उत्पाद का इतना अच्छा असर हुआ है।
वह हर किसी के सवालों के सामने टालमटोल कर रही थी और जवाब नहीं दे रही थी। हर किसी ने तरह तरह के ब्रांड्स के अंदाजे लगाए, लेकिन उसने गर्व से पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी इस ब्रांड का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए फैंस को ये घटना अच्छी तरह याद थी। इससे पहले भी कोई टोन की त्वचा अच्छी थी। आखिरकार वह एक अभिनेत्री थी और अपनी त्वचा पर बहुत समय और मेहनत खर्च करती थी। हालांकि ये चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वैसी अद्भुत नहीं थी। इस स्किन केयर उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद ही लोगों को पता चला कि मलाई जैसी त्वचा का क्या मतलब होता है। अब उसने आखिरकार राज खोल दिया था, जिससे उसके फैंस दंग रह गए। अरे बाप रे, ये होनग्यान यूथ है ना? हे भगवान, टोंग ने इतना सारा होनग्यान यूथ इस्तेमाल किया है। इसमें कितने पैसे लगे होंगे? क्या होनग्यान यूथ सच में इतना असरदार है? यह कोई मजाक तो नहीं है। टोंग ने ऐसा कहा है, तो चलो इसे खरीदते हैं। मेरी वाटर क्रीम खत्म होने वाली है, इसलिए मैं एक सेट खरीदने जा रही हूँ। ऊपर कमेंट करने वाला इंसान बहुत अमीर है। मैं सबसे महंगा वाला तो नहीं खरीद सकती, लेकिन बेसिक साधारण सेट ठीक है। इसकी कीमत दूसरे ब्रांड्स जैसी ही है। इन दिनों होनग्यान यूथ पर डिस्काउंट छूट मिल रहा है। साथ ही खरीदारी पर गिफ्ट मिलने का इवेंट भी चल रहा है और आपको निशा दीदी का पोस्टर भी मिल सकता है। इसे खरीदें और आजमाएं। निशा दीदी और टोंग दीदी ने इसकी सिफारिश की है, तो चलो इसे खरीदते हैं। जल्द ही कुछ लोग स्टोर्स दुकानों पर जाने लगे। फैंस भी अंदर ही अंदर गुस्सा दबाए बैठे थे। पहले वीएफके प्रमुख ने आकर निशा शर्मा के बारे में बुरी बातें कही थीं और उसे ब्लॉक बैन करने की बात कही थी। हर कोई गुस्से में था। अब जब निशा शर्मा ने आखिरकार एक स्किन केयर उत्पाद का विज्ञापन किया था, तो बेशक उन्हें इसका समर्थन करना ही था। वरना क्या वे लोग उन पर नहीं हंसते? जमकर खरीदारी करो। इसके अलावा निशा शर्मा की त्वचा इतनी अच्छी थी, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता था। जल्द ही कई काउंटरों पर ग्राहक आने लगे। हालांकि कीमत बहुत अधिक थी, खासकर सबसे महंगे सेट की। एक क्लींजर, वाटर क्रीम, एसेंस, आई क्रीम, एक पूरे सेट की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बेसिक सीरीज साधारण रेंज महंगी नहीं थी। बेसिक स्किन केयर सेट के अलावा एक वाइटनिंग गोरापन लाने वाली सीरीज और दाग धब्बे तथा मुम्हासों से राहत दिलाने वाला सेट भी था। यहाँ की आई क्रीम काफ़ी महंगी थी, क्योंकि 30 मिलीलीटर 30 मेगालीटर के कंटेनर की कीमत 1000 युआन से अधिक थी। कुछ और भी महंगे उत्पाद थे, जिनमें उतनी ही मात्रा की एक बोतल की कीमत कई हज़ार युआन थी। इन दिनों चल रहे प्रमोशंस का मतलब था कि सभी कीमतों पर 20% की छूट थी और खरीदारी पर उपहार गिफ्ट मिलने के प्रमोशंस भी थे। निशा शर्मा के फैंस में कई अमीर लोग भी शामिल थे, जो अपने चेहरे की खूबसूरती पर पैसा खर्च करने को तैयार थे। होनग्यान यूथ ने नए स्टोर के उद्घाटन ओपनिंग के लिए बहुत सारे छोटे सैंपल्स नमूने तैयार किए थे। चाहे कोई भी हो, जब तक वह अंदर आता उसे 1 या 2 सैंपल मिल सकते थे। उसी समय ऑनलाइन फॉरवर्डिंग शेयर करने का अभियान पूरे जोरों पर था। कई लोग रिट्वीट्स को देखकर हंस रहे थे। वे बस निशा शर्मा को शर्मिंदा होते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। जहां तक उनका सवाल था, निशा शर्मा खुद का मजाक उड़ा रही थी। निशा शर्मा कितनी जल्दी मशहूर हो गई थी। उसे अपना करियर शुरू किए हुए अभी आधा साल ही हुआ था। उससे पहले शुरुआत करने वाले कई लोग अभी भी ट्रेनी, प्रशिक्षु या रनर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वह शीर्ष टॉप पर पहुंच गई थी, तो भला लोग उससे ईर्ष्या और जलन कैसे न करते। इसलिए उसे अपना मजाक उड़वाते देखने के विचार से ही कई लोगों को खुशी मिल रही थी। जब उन्होंने निशा शर्मा को वी कॉर्पोरेशन एल द्वारा सार्वजनिक रूप से निंदित, अपमानित होते देखा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके लिए सबसे सुकून की बात यह थी कि निशा शर्मा की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी, जब तक कि कोई कंपनी यह न सोचे कि वह उनके विज्ञापन एंडोर्समेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। हालांकि छोटी कंपनियों के विज्ञापनों की कोई खास कीमत नहीं थी और बड़ी कंपनियों का अपना एक एकजुट मोर्चा ग्रुप था। उन्हें उसके निशा के लिए वीएफ कंपनी एम को नाराज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इस इंडस्ट्री उद्योग में उसकी एंडोर्समेंट की स्थिति आशाजनक नहीं थी। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उसे एक एंडोर्समेंट मिल जाएगा, वह भी किसी अनजान घरेलू देसी ब्रांड का। क्या वह मजाक कर रही थी? क्या ये ब्रांड लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी घरेलू ब्रांड की स्थिति का इस्तेमाल कर रहा था? इसकी ऊंची कीमत ने भी काफ़ी ध्यान खींचा था, लेकिन हर कोई जानता था कि होनग्यान यूथ टिकने वाला नहीं है। क्या उसे सच में लगता था कि यह इंडस्ट्री इतनी आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो दूसरी कंपनियां पहले ही टॉप पर होतीं। जब तक कि होनग्यान यूथ के परिणाम अद्भुत कमाल के न हो, निशा शर्मा का ये कदम निश्चित रूप से गलत था। अगर होनग्यान यूथ ने इतनी ऊंची कीमत रखने की हिम्मत की थी, तो वह उनकी पसंद थी। आखिरकार प्राइस टैग कीमतें साफ साफ लगे हुए थे। भले ही इस्तेमाल किए हुए एक पेपर कप की कीमत 1 मिलियन 10 लाख रखी गई हो,
किसी न किसी को उसे खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये हथकंडा गिमिक बेकार था। लोग वास्तविक असली परिणाम ढूंढ रहे थे। होंग्यान यूथ के उत्पादों को उनके प्राइस टैग के लायक होना चाहिए था, वरना ये सिर्फ एक बार का बिजनेस होगा और कोई भी इसे दूसरी बार नहीं खरीदेगा। हालांकि होंग्यान यूथ की कीमत इस समय बाजार के सबसे महंगे स्किनकेयर उत्पादों से भी ज्यादा थी। ये बहुत मजाकिया हास्यास्पद था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि होंग्यान यूथ को सच में लगता था कि वे अन्य कंपनियों से बेहतर हैं। ओह, वे बस उपभोक्ताओं ग्राहकों द्वारा मरते दम तक शिकायत किए जाने का इंतजार कर सकते थे। लोग निशा शर्मा के खुद को बर्बाद करने का इंतजार कर रहे थे, वे बस तमाशा देखना चाहते थे। उसके जितने ज्यादा रिट्वीट होते वे उतने ही ज्यादा खुश होते। जितना बड़ा हंगामा होगा, निशा शर्मा का उतना ही ज्यादा अपमान होगा। अगले दिन ऑनलाइन कुछ अलग तरह की बातें उठीं। हे भगवान, होंग्यान यूथ डरावना कमाल का है, ये तो चेहरा बदलने फेस स्वैप जैसा है। एक महिला ब्लॉगर ने आश्चर्यबोधक चिन्हों से भरा एक पोस्ट किया, जिसके नीचे उसकी खुद की तुलनात्मक पहले और बाद की तस्वीरें थीं। मेरी त्वचा बहुत रूखी थी और हालांकि यह गोरी है, लेकिन इस पर मौजूद दाग धब्बे बहुत परेशान करने वाले थे। मैंने कल होंग्यान यूथ की वाइटनिंग किट खरीदी थी, इसे रात में एक बार इस्तेमाल किया और मेरे चेहरे के लगभग सभी दाग धब्बे गायब हो गए। ये कैसी रफ्तार स्पीड है। नीचे तुलना के लिए 2 तस्वीरें थीं, एक उसके पहले के चेहरे की थी और एक अभी ली गई थी। पहली तस्वीर में उसके गालों पर कुछ दाग धब्बे थे। वे बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे। दूसरी तस्वीर में उसके चेहरे के दाग धब्बे स्पष्ट रूप से बहुत हल्के हो गए थे। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया, क्या यह एडिट की हुई रीटच तस्वीर है या तुमने पाउडर लगाया है? क्या ये सच में काम करता है? लड़की ने इस व्यक्ति के सवाल का जवाब दिया, मैंने कोई तस्वीर एडिट नहीं की है और मैंने पाउडर भी नहीं लगाया है। मैंने सच में इसे केवल एक रात के लिए इस्तेमाल किया है। इसका असर बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ये सच में तुरंत असर करने वाला है। दूसरों को इसके बारे में संदेह सवाल था, लेकिन इस समय तक अन्य लोगों के इस्तेमाल के बाद के रिव्यूज समीक्षाएं भी आने लगे थे। मैंने बेसिक स्किन केयर उत्पादों का एक सेट खरीदा था। इसका इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी त्वचा बहुत अधिक नमीयुक्त मॉइस्चराइज्ड हो गई है। मेरे चेहरे की कुछ छोटी लकीरें, झुर्रियां भी गायब हो गई हैं। यह असर बहुत ही शानदार है।